हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड स्किल, जिसका कोड है BEGAE 182। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, सो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाए, वन शॉट बना दिया जाए। मैं ट्राई करूँगी इसको कम से कम टाइम के अंदर आप लोगों को कवर करा दूँ, ताकि आप लोगों का ये एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा चला जाए। और जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, अभी 10 तारीख से स्टार्ट हैं और जिनके अभी चल रहे हैं, उनको सबसे पहले मैं ऑल दी बेस्ट बोलना चाहूँगी। मुझे पता है आप लोग अपना बेस्ट दोगे, अच्छे से करके आओगे, आराम से पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। और इग्नू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आप लेकर आओगे अगर आपका मैटर अच्छा है, आपने मेहनत करी है, आपको पता है, आपने कॉन्फिडेंस, आपके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना, आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड स्किल को, जिसमें ब्लॉक हमारे 3 रहने वाले हैं, जिसको मैं वन शॉट खत्म करने की ट्राई करूंगी। सबसे पहला ब्लॉक नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन है, जिसमें हम लोगों को यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन का प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में ख़त्म करेंगे हम लोग, ठीक है। डिटेल में पढ़ने का अभी टाइम नहीं है हम लोगों के पास, बट जो मेन टॉपिक है आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगी, बट वन शॉट ज़रूर करके जाना होता है, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं होता, पेपर कैसा भी दे सकता है। सो आओ स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हमारा प्रोसेस रहता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कम्युनिकेशन। आप लोग बहुत सारे बच्चे इसका मतलब पहले से जान के आ चुके हैं कम्युनिकेशन होता क्या है एक्चुअल में। तो बेसिकली द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सर्वल कंपोनेंट। आ सेंडर इज द पार्टी दैट सेंड अ मैसेज, यानी कि आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। सेंडर है, इनकोडिंग है, मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है, डिकोडिंग है। ये सब क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या है, सब कुछ जानेंगे, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। वी ऑल इंगेज इन कम्युनिकेशन विद अदर राइट फ्रॉम आवर बर्थ। When we interact with other, we are communicating with them. Right now I am communicating with you through this unit, and while you are reading it, you too are in fact communicating with me through this text. देखो, सिंपल सी भाषा में अगर आप लोगों को बताना चाहूँगी कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पूरा टॉपिक समझा रही हूँ, आप लोग उस टॉपिक को वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है, और यही हम लोग इस पूरे ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, फ़ायदे क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ होती है, कैसे ओरल होता है कम्युनिकेशन, रिटन कैसे होता है, हर एक चीज़ को जानेंगे। तो आपको, मुझे लगता है, समझ आ गया होगा कि आपके साथ जो मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को, आपके साथ इंटरेक्ट हो रहा है मेरा, तो आप लोगों को बेसिकली आपके साथ मेरा कम्युनिकेटिंग हो रहा है। लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रही हूँ मैं, हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को हिंदी समझ में आता है, ठीक है। सो इंग्लिश भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश भी आती है, ठीक है ना। तो ये कम्युनिकेशन के मोड्स हैं। सो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन जो होता है एक चैनल है बेसिकली। मस्ट ऑल्सो सिलेक्टेड विच इज़ द मैनर इन विच द मैसेज सेंड, यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि प्रोसेस क्या रहता है कम्युनिकेशन का, तो देखो, कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर होता है। सेंडर का मतलब जो मैसेज को सेंड करता है, ठीक है ना, और वो उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, किस में भेज रहा है, इंग्लिश में भेज रहा है, हिंदी में भेज रहा है, कैसे भेज रहा है। उसके बाद है इनकोडिंग करना। इनकोडिंग करना, फिर मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है ना। तो आपको बस ये समझना होता है, सबसे पहले इस पूरे चार्ट को समझ लेना है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो जो सेंडर होता है, कहीं ना कहीं उसका काम क्या है, मैसेज को भेजता है वो, ठीक है। उसके बाद इनकोडिंग होती है। इनकोडिंग मतलब लैंग्वेज क्या रहती है, इंग्लिश है, हिंदी है, या जापानीज़ है, कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है ना। अभी तो जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आता है मैसेज। मैसेज क्या है बेसिकली, मैसेज मतलब आपको मैं ये चीज़ कैसे बता रही हूँ, यूट्यूब के माध्यम से बता रही हूँ, वीडियो बना के बता रही हूँ,
ऐसे ही जब लाइव क्लास चलती है तो वो अलग होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रहता है। उसके बाद आता है हम लोगों का चैनल। चैनल में आता है कि किस तरीके से हम लोग जो है किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जा रहा है, ठीक है, बोलकर किया जा रहा है, ठीक है ना, आप लोग सुनेंगे देखेंगे। और रिसीवर, रिसीवर क्या है, जो रिसीव कर रहा है डेटा को, जैसे आप लोग हैं, अभी मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग देखेंगे, फिर चीज़ों को एनालाइज करेंगे, है ना, रिसीवर है। तो डिकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग मीन्स दैट कि मैंने आपको जो भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, तो वो डिकोडर, तो डिकोडर का रोल क्या होता है बेसिकली, डिकोडर का होता है कि लैंग्वेज जो है, बेसिकली लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है, जैसे मैं आप लोगों को हिंदी या इंग्लिश मिक्स करके बता रही हूँ, तो ये एक लैंग्वेज के माध्यम से सेम होनी चाहिए। तो डिकोडिंग तभी होती है, जैसे मान लो मेरे को हिंदी आ रही है, हिंदी या इंग्लिश में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन अगर मैं कोई उर्दू भाषा में या फिर मैं आप लोगों को कोई और ही लैंग्वेज में बता रही हूँ, जैसे मैंने सपोज़ आप लोगों को चाइनीज़ भाषा में आप लोगों को ये चीज़ें समझा रही हूँ और आपको तो चाइनीज़ आती नहीं, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, यानी कि वो डिकोडिंग ढंग से, डिकोडर का रोल ढंग से प्ले नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो डिकोडिंग मीन्स होता है कि पूरा लैंग्वेज भी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक रिलेशन होता है, ठीक है ना, जो एक कहीं ना कहीं डिकोडर और रिसीवर के बीच का होता है। आई होप आपको क्लियर है। तो वही सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को अभी समझाई हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स भी दी गए हैं। द रिटन वर्ड वेदर इन बुक्स ऑन मैगजीन ईमेल्स और टेक्स्ट कैन कन्वे मोर देन जस्ट द राइटिंग, है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ को जो है अच्छे से पढ़ पाए, बट हाँ ठीक है, मैं आप लोगों को मेन सब बताती जा रही हूँ। प्रोसेस क्या रहता है कम्युनिकेशन में, वही सेंडर है, आप देख रहे होंगे इधर सेंडर है, इनकोडर राइट स्पीकर, ठीक है, वो इनकोडिंग होता है। रिटन मतलब पहले से सारा बता दिया गया है, टेक्स्ट में है या रिटन है या स्पोकन है, बोल के बताया जा रहा है। जैसे हम लोग कम्युनिकेशन आजकल कैसे कर रहे हैं, एक इंसान दूसरे से कम्युनिकेट फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो सारे कम्युनिकेशन है, बस मोड चेंज होते जा रहे हैं। कोई बोल के अपनी चीज़ बता रहा है, कोई लिख करके बता रहा है। लिखने में भी बहुत सारी तरीके हैं, जैसे आजकल हम यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और बोल के बता रहे हैं, ठीक है ना। तो डिकोडिंग क्या होती है, रिसीवर, डिकोडर, रीडर, लिसनर, ठीक है। लिसनर सुन रहा है कि आप क्या कह रहे हो, फिर उसका रिवर्ट कर रहा है, आंसर दे रहा है, वो सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। एलिमेंट्स क्या रहते हैं कम्युनिकेशन के, तो देखो कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहला आता है इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पर्सन। भाई जाहिर सी बात है 2 पर्सन्स का होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं अगर ये पढ़ाती रहूँ और अपनी अपनी कोई सी भाषा बोलती रहूँ और आप लोगों को समझ में ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं, और मैं अपना अपना बोलती रहूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं। तो कम्युनिकेशन एटलीस्ट 2 पर्सन में तो होता ही है, कम से कम 2 लोग होंगे, तभी तो मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा, ठीक है। तो उसमें 2 लोग आते हैं, एक एड्रेसर आता है, एक एड्रेसी आता है। जैसे एड्रेसर कौन होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं, है ना, अपनी लैंग्वेज में डिकोड कर रहे हैं, तो एड्रेसी, आप लोग एड्रेसी हो गए फॉर एग्जांपल। टॉपिक क्या है हम लोगों का, द कंटेंट ऑफ द मैसेज, मैसेज का कंटेंट क्या है। चैनल क्या है, बेसिकली द मीडियम थ्रू विच द मैसेज ट्रैवल, की जो मैसेज मैं आप लोगों को देना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते पढ़ाते कोई मैसेज देना चाह रही हूँ आप लोगों को कि स्टूडेंट्स आप लोग जो है जो अपना एग्ज़ाम से पहले पहले अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करना, अच्छे से टाइम टेबल बनाना, मतलब एक मैसेज दे रही हूँ। तो अब वो जो मैसेज है या जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, लेटर में या टेलीफोन के माध्यम से या ईमेल के द्वारा किया जा रहा है, कौन सा उसका मीडियम क्या है, कैसे आपको डिलीवर कर रही हूँ, है ना। उसके बाद आता है कोड। कोड मतलब लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश हिंदी मिक्स कर देती हूँ मैं। जब आपको पढ़ाती हूँ, रीडिंग लगा रही होती हूँ मैं, तो मैं इंग्लिश का यूज़ कर रही हूँ। जब आपको समझा रही हूँ तो हिंदी का यूज़ कर रही हूँ। और मुझे पता है कि आप लोग हिंदी इंग्लिश जानते हैं, इसीलिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं फ्रेंच में पढ़ा रही हूँ। अब जो बच्चों को फ्रेंच आती होगी तो वो तो समझ जाएंगे, बट जिनको नहीं आती उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। अगर आपको फ्रेंच आती ही नहीं है ना, या और कोई लैंग्वेज में पढ़ा रही होती तो आप ये वीडियो देखते ही नहीं, है ना। द मैसेज फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ग्रामर, ठीक है। तो पर्टिकुलर ग्रामर का भी सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे वर्ड्स हम लोग देखते हैं उसको मिला करके सेंटेंसेस बनते हैं, ना। द सेटिंग, द सोशल एंड फिजिकल सेटिंग, ये सारे आते हैं। ये तो चेक प्रोसेस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना बहुत है। डिकोडर का रोल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया क्या काम होता है उसका। उसके बाद आ जाते हैं फटाफट से मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बस आपको मेन याद रखने हैं, ठीक है। अंदर का आप खुद बना के लिख सकते हैं। तो जो मैक्रो फंक्शन है कम्युनिकेशन के, सबसे पहले आता है इमोटिव फंक्शन। क्या होता है, जैसे इमोशंस रिप्रेजेंट करता है वो। फॉर एग्जाम्पल ओ नो, जैसे हमारे हाथ से छूट गया, कोई पानी का ग्लास हम लोगों ने पकड़ रखा था, वो छूट गया, तो हम बोलते ओ नो, ठीक है। ओ शिट, ये सब चीज़ें वर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली निकलते, तो ये इमोशन रिप्रेजेंट करते, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है एक तरीके का, ठीक है। जब कुछ गिर जाता तो जैसे अगर मान लो हमारे हाथ में पानी का ग्लास था, वो हमारे हाथ से छूट गया, तो घर में हम एकदम से बोलते ओ नो, हमने इतनी तेज़ बोला, तो घर वाले भी एकदम से समझ जाते हैं कि हाँ भाई कुछ तो हुआ है, जो एकदम से ओ नो बोला है, ठीक है ना।
इस तरीके से वर्ड जो निकलते हैं। दूसरा आता है डायरेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, सीकिंग टू इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के बिहेवियर को इफेक्ट करता है। जैसे क्लोज द डोर प्लीज़, जैसे हम लोग किसी को बोल रहे हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो या प्लीज़ बोल रहे हैं, तो ये डायरेक्टिव फंक्शन में आता है, ये भी एक कम्युनिकेशन ही तो है ना। फिर आता है द फेडिक फंक्शन, क्या होता है, जैसे कि मान लो ओपनिंग द चैनल हो गया, चेकिंग दैट इट इज़ वर्किंग, वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस तरीके की चीज़ें। पोएटिक फंक्शन में आता है हमारा द पर्टिकुलर फॉर्म चूजन इज द एसेंस ऑफ द मैसेज दैट रेफर्स टू द एस्थेटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज रहने वाली होती है उसके अंदर। रेफरेंटल फंक्शन में होता है कैरी इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को कैरी करना। उसके बाद आता है हमारा मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन में आ जाता है हम लोगों का हम लोग अटेंशन ऑन द कोड इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल द यूज़ ऑफ बोथ विल और शैल इज़ करेक्ट इन मॉडर्न यूजेज। आप लोगों को इतना तो मुझे पता है, ग्रामर में पता ही होगा ये सारी चीज़ें। कॉन्ट्रैक्चुअल फंक्शन में क्या आता है, जैसे राइट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग नाउ, कि चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है कब की बात हो रही है, किस सिचुएशन में बोला जा रहा है, ये सारी चेक प्रोसेस है, वही क्वेश्चन दिए गए। अब आता है बैरियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए है, तो ये काफ़ी बार आप लोगों से पूछा जाता है। अगर आप बैरियर का मतलब समझ गए ना, तो आप मुझे लगता है कि आप लोग पॉइंट्स खुद ही बना लेंगे, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि आप लोगों को मीनिंग समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो होता क्या है कि आप लोग इतना सारा मैटर अपने माइंड में स्टोर कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी ह्यूमन की भी कैपेसिटी है। मान लो अगर मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, आपने पूरी वीडियो 2-4 बार देखी है, तो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स याद रहेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल भी याद रहेंगे। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही एग्जाम्पल देना पसंद करती हूँ जो डेली लाइफ से रिलेटेड हो, ताकि आप लोगों को एकदम से वो माइंड क्लिक हो जाएगा वहाँ पे जब आप एग्जाम दे रहे होंगे कि हाँ मैम ने ये वाला एग्जाम्पल दिया था, तो हमें ये डाल देना चाहिए उसके अंदर, है ना। तो बैरियर्स क्या है, तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या है, रुकावटें। जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें बीच में रुकावटें आ जाती हैं, ठीक है। तो वही ये टॉपिक है। तो बहुत तरीके से होती हैं ये बैरियर्स हो जाते हैं। तो वो क्या क्या रहती हैं वो हम लोग आज अभी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है हम लोगों का कोड क्या है। कोड फॉर एग्जाम्पल द एड्रेसर एंड द एड्रेसी में नॉट शेयर द सेम लैंग्वेज बिटवीन देम। द एड्रेसर इज स्पीकिंग इन फ्रेंच एंड एड्रेसी डज नॉट नो फ्रेंच। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रुकावटें, अब आपको नाम से समझ आ गया रुकावटें कब कब पैदा हो सकती है, ये आपको खुद पता लग गया होगा। कोड में क्या आता है भाई, लैंग्वेज के बीच में क्लैश हो रहा है। जैसे मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, अब मैं फ्रेंच बोली जा रही हूँ और आपको फ्रेंच आती ही नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि आपको मेरा हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल अच्छे से हो ही नहीं पाएगा, यानी कि उसमें बैरियर्स आ गए, ठीक है। वोकैबुलरी में क्या होता है, मार्केट डिक्लाइन अंडर परसिस्टेंट बियर हैमरिंग, यानी कि वन हु इज़ नॉट फेमिलियर विद द वोकैबुलरी ऑफ द स्टॉक मार्केट मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मान लो मैं आपको स्टॉक मार्केट की बात बोल दूं और आपको निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इसके बारे में कुछ अता पता ही नहीं है, तो आपको क्या समझ आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, है ना। अगर किसी ने मान लो ग्रेजुएशन की, मैं कुछ सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ और किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन करी ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, तो वो तो सोचेगा ना जी ये क्या होता है ना। तो ये सारी वोकैबुलरी होती है जो कि एक इंसान को नहीं पता, तो वो बैरियर पैदा कर देती है। फिर तीसरा आता है कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट में आता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बचपन से पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हम देखते हैं आजकल बुक्स में, देख लो जैसे कोई सा भी आप हिस्ट्री का चैप्टर उठा लो, जैसे हम देखते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस ये हुआ था, मतलब लाइक अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे राज किया था, तो ये हम लोग 7th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते थे, और यही सेम चीज़ हम 12th तक 11th-12th में भी इकोनॉमिक्स की बुक में दे रखा है। तो आप समझ रहे हैं कि दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। वहाँ पे एक छोटी सी सिंपल चीज़ में बताया गया था, हाँ ये हुआ है, और बाकी उसको और डिटेल में पढ़ना है तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आप ब्लैक होल इज़ अ सिंपल लैंग्वेज येट द कॉन्सेप्ट मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय मैनी, लेकिन कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता ब्लैक होल क्या है ना। उसके बाद आता है डी वाला ऑप्शन है हमारा अगला वाला, बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर अजम्पशन, यानी कि जो हमारा बैकग्राउंड की जो नॉलेज है हम अजम्पशन को शेयर कर रहे हैं। जैसे विक्टोरियन स्टाइल हो गया, है ना, या और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं कि हम अपनी कुछ अजम्पशंस लगा लेते हैं, तो वो भी बैरियर्स पैदा कर देते हैं कि वो चीज़ ऐसे होगी बट एक्चुअल में नहीं हुई। वो प्रोनाउंसिएशन हो गया, या फिर स्ट्रेस इन स्पोकन लैंग्वेज, हम कोई चीज़ स्ट्रेस में लेके बोल रहे हैं, समटाइम मे नॉट बी अंडरस्टूड। कभी कभी क्या होता है हम स्ट्रेस में बोलते हैं, बोलना कुछ और जाता है, सामने वाला कुछ और ही समझ रहा है। कल्चर स्पेसिफिक हो जाता है, कम्युनिकेशन में कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। जैसे हम लोग फ़ोन पे कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन हमें सामने वाले का रिएक्शन नहीं दिख रहा, भले ही उसने वो चीज़ बुरे में ना बोली हो लेकिन सामने वाले को लग जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बैरियर्स पैदा करती है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर।
फिर आता है फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे नॉइज एंड अदर इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस और इवन फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द एड्रेसर एंड एड्रेसी कैन इम्प्लेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो फिजिकल इन्वायरमेंट इसलिए भी है, जैसे कोई नॉइज आ गई, पीछे से आवाज आ रही, तो एकदम से हम लोग अगर फ़ोन पे भी बात कर रहे होते तो कहते हैं दोबारा बोलना, समझ नहीं आया क्या बोल रहे थे आप। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बैरियर्स को पैदा करती हैं, जो कि एड्रेसर और एड्रेसी जो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, उनके बीच में रुकावट डालती है। इफेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं? पर्सनल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि फियर हो गया, एटीट्यूड हो गया, अब किसी इंसान में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, या मोटिवेशन कह लो, वैल्यूज़, लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया, या लैक ऑफ टाइम, प्रेशर, कुछ भी कह लो, ये भी बैरियर्स पैदा कर देते हैं। आई होप आपको 100% क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हम देखते हैं आजकल। एक तो वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है, ठीक है। अगर बोलते वक्त कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं एक ही साथ वीडियो बना रही हूँ और बोलते बोलते कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई वर्ड बोलना होता है और हम जल्दीबाजी में मेरे से वो वर्ड, मुझसे क्या मतलब, इनफैक्ट बोलते बोलते हो जाता है, हर किसी से गलतियाँ हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना मुझे, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। आप लोगों के लिए बना रही हूँ वीडियो, बट ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन में भी क्लासीफाइड इनटू सर्वल कैटेगरीज, मतलब काफ़ी सारी कैटेगरी में ये जो है कैटेगराइज है। सबसे पहले अगर हम बात करें, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये बना हुआ है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल में आप लोगों को ए से लेकर जेड तक के लेटर्स दिख रहे हो, मैं जूम कर दिया। और रिटर्न, इसमें क्या होता है, वर्बल में क्या होता है, या तो लिख करके, ओरल मतलब जो आप लोगों को पता है, मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, अभी लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको बोल के बता रही हूँ, तो ये ओरल हो गया। विजुअल में क्या होता है, जो साइन का यूज़ किया जाता है, जैसे आप लोग रोड्स वगैरह पे जाते हो तो आपको ट्रैफिक लाइट का सिग्नल हो गया, या ट्रैफिक लाइट हो गया, या फिर डेंजर जोन हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे सिंबल्स दिखाई देते हैं जो कि विजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपको देखते होगे कि राइट की तरफ दिखा रहा है, तो मतलब ये विजुअल है, बिल्कुल पता लग जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ है ना। तो जैसे नो स्मोकिंग का हो गया, है ना। तो इस तरीके के कुछ विजुअल होते हैं जो कि वर्बल है, हर चीज़ को हर इंसान समझ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, लेकिन वो समझ आ जाता है। और नॉन वर्बल कौन से होते हैं, तो अभी इनको जानेंगे, पहले इनको अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले वेरियस मीडिया ऑफ एक्सप्रेशन, रिटन, ओरल और गेस्टुरल होता है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा पैरा में दिया हो गया है, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे बता दिया एक्सप्रेशन, जब हम लोग कोई एक्सप्रेशन दिखाते हैं, जैसे रिटर्न लिख करके, ओरल, गेस्चर, ये सब आता है। फ्लो कैसा रहता है, इंटरनल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रहता है ना, यानी कि वो किस फॉर्म में जा रहा है। रिलेशनशिप कैसा था, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अच्छा, उसके बाद आता है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे कि फॉर्मल और यहाँ पे वैसे डिफ्रेंशिएट करके बताया नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए साथ साथ। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? देखो फॉर्मल का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ फॉर्मल में करते हैं, है ना। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आपको कहीं भी फॉर्मल वर्ड नज़र आए ना, तो आप ये समझ जाना कि आप अपने उसकी स्कूल की ड्रेस से उसको कंपेयर करना, या फिर आप कहीं मीटिंग में जाते हो तो आपको पता है फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, तो जस्ट लाइक दैट। इनफॉर्मल में क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ जा रहे हैं, तो आप कुछ भी जो ड्रेस कोड फॉलो कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। फॉर्मल में क्या होता है, रिपोर्ट्स, लेटर हेड, इस तरीके से चीज़ें लिखी जाती हैं। बट इनफॉर्मल में जैसे सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आजकल हम कनेक्टेड है, व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख देते हैं, वो इनफॉर्मल है। एसएमएस भेज दिया, स्नैपचैट पे स्टिक के भेज दी, तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब चलता रहता है ये सब, मतलब कहीं ना कहीं इनफॉर्मल है ये कनेक्शन। फॉर्मल में रिपोर्ट्स, लेटर हेड, ये सब आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दी थी। उसके बाद जो है आप लोगों का गेस्टुअल, मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी, एक गेस्टुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो बॉडी लैंग्वेज होता है वो, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज होता है। बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारी बॉडी से समझ आ जाती है। मतलब अगर कोई जैसे मान लो फैक्ट्री वेयर द नॉइस इन द फैक्ट्री वेयर द नॉइस ऑफ द मशीन मेक वर्बल कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। देखो वर्बल में क्या होता है, वहाँ पे जब अगर फैक्ट्री में कुछ नॉइस, मशीनरी की आवाज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे वर्बल कम्युनिकेशन वहाँ पे डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे गेस्टुअल कम्युनिकेशन काम करेगा, है ना। अब जैसे घर में कोई गेस्ट आ गए हैं, ठीक है, ये मैं एक अलग एग्जांपल ले रही हूँ, घर में कोई गेस्ट आ गए हैं, ठीक है ना,
तो उससे होता क्या है कि वहाँ पर कुछ चीज़ें जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को कुछ बोल नहीं रहे, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, बट गेस्टुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि उसको ये चीज़, अगर वो बच्चा नोटी है तो उसको बताना चाहते हैं, इशारा कर रहे हैं, कुछ बॉडी अपनी लैंग्वेज से समझा रहे हैं कि नहीं बेटा ऐसा मत करो या वैसा मत करो, तो ये गेस्टुअल कम्युनिकेशन है ना, जो कहीं कहीं पे काफ़ी जगह यूज़ की जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने जो चीज़ें हमें पता है, लेकिन हमें एक एज अ प्रॉपर मैनर में पढ़ाई जा रही है, जो कहीं ना कहीं हमारे काम आएगी, है ना। उसके बाद आता है डाउनवर्ड अपवर्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता क्या है ना। तो आपको बस इतना याद रखना है कि व्हेन इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन पर्सन होल्डिंग द सेम पोजीशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम पोजीशन में फ्लो कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा फ्लो सेम पोजीशन पे होता है ऑर्गेनाइजेशन में, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो होता है वो उसमें आइडियाज़, विशेस, इन्फॉर्मेशन, एटीट्यूड बिटवीन पीयर्स एंड कलीग्स वगैरह के साथ हम लोग शेयर करते हैं, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर देता है, क्रॉस फंक्शन कोऑर्डिनेशन होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। उसके बाद आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हेन द कम्युनिकेशन फ्लो सिस्टमैटिक बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट। ये जो होता है वर्टिकल होता है, मतलब ये अप एंड डाउन होता है, ठीक है। यानी कि जब एक सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो वर्टिकल होता है। उसके बाद आता है, ये तो था इंटरनल, मैंने आपको बताया। एक्सटर्नल का मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो एक्सटर्नल आप समझ लें, एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन अ बिजनेस एंड अनदर पर्सन और एंटिटी ऑफ अ बिजनेस। एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सप्लायर, इन्वेस्टर है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले लोग हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले, इंटरनल मतलब अंदर वाले। तो आप इसको प्लीज़ नोट कर लें, यहाँ पे जो लिखा भी होता है, कभी कभी एक ही चीज़ नहीं लिखी होती है, आप कितना पढ़ेंगे तो साथ साथ नोट करते जाएंगे तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है हम लोगों का फॉर्मल और इनफॉर्मल होता क्या है। तो वो तो मैंने आप लोगों को अभी क्लियर करवा दिया। फॉर्मल को आपको कैसे याद रखना है, फॉर्मल को में आप कैसे लिखते हैं। तो फॉर्मल में सबसे पहले आप लोगों को बस इतनी चीज़ समझनी है कि जो भी आप लिखते हैं वो बिल्कुल ऑफिशियल टाइप का कम्युनिकेशन होता है, जिसमें ईमेल, लेटर हेड, मेमोज, रिपोर्ट्स, अदर काइंड ऑफ रिटन मटेरियल देखा जाता है। डॉक्यूमेंट्री, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, आपको कोई एविडेंस दिखाना है, तो सारे प्रॉपर मैनर में होते हैं, सारे फॉर्मल होते हैं। बट इनफॉर्मल में क्या आता है, जैसे कि आप लोगों ने, कॉमर्स वाले बच्चों ने ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, तो मुझे मान के चलती हूँ उन लोगों को अच्छे से पता है। बट जिन्होंने ग्रेप वाइन नहीं पढ़ा है उनको मैं बता दिया है ऑलरेडी, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, SMS के थ्रू आप लोग अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा इनफॉर्मल में आता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें रिटन वर्सेस ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। एक रिटन होता है, एक ओरल होता है। इसका भी आप लोग यहाँ पे जो है जो इसको समझ सकते हैं, रिटन और ओरल होते क्या हैं। देखो नाम से ही क्लियर है, ये अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को खुद बना के भी आप लिख सकते हो। ओरल कम्युनिकेशन मतलब है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, द मैसेज थ्रू स्पोकन वर्ड इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल मतलब बोल करके, रिटन मतलब लिख करके आप कोई भी चीज़, मैसेज जो है अपना इंटरचेंज कर रहे हो, मैसेज लिख करके अपने ओपिनियन, अपने इन्फॉर्मेशन इज रिटन और प्रिंटेड फॉर्म इन रिटन। ऑल क्लियर। कम्युनिकेशन जो ओरल होती है वो माउथ से होती है, और जबकि जो रिटन होती है वो टेक्स्ट से होती है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, वट कुछ भी हो। और साथ ही साथ जो होता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन बड़ा स्पीडी होता है। स्पीडी क्यों होता है, जैसे मान लो कि अगर आप लोग मेरे से कोई क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपने मुझे सीधा डायरेक्ट कॉल किया कि मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो मैंने फटाफट से आपका सुना और आपको तुरंत आंसर दे दिया, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो फटाफट स्पीडली मिल गया आप लोगों को, मतलब कम्युनिकेशन हमारा बिल्कुल फास्ट चल रहा है। आपने पूछा, मैंने बता दिया, फिर मैंने आपको कुछ समझाया, आपको समझ आ गया, नहीं आया तो डाउट पूछ लिया। और रिटर्न में क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ नहीं आ रहा, जैसे आप लोगों ने कमेंट किया, तो वैसे तो मैं हमेशा जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ, बट कभी कभी मैं बिजी हूँ, मेरा ध्यान नहीं गया उन चीज़ों पे, तो मतलब आपका जो मेरा कम्युनिकेशन है वो कभी कभी स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये तो जस्ट मेरा एग्जांपल था, ऐसे और भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। इस तरीके से है। और उसके बाद आता है हम लोगों का ये वही चेक प्रोसेस है। तो क्वेश्चन जब मैं दूंगी तो वो हो जाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शंस होते हैं। अब फेस टू फेस इंटरेक्शन आप लोग नाम से ही क्लियर है तो समझ गए होंगे। तो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज वेयर द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व is called transactional and the function involved is expressing social relation and personal attitude called interactional। यानी कि देखो होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, तो सामने वाला बोलता है फाइन थैंक यू, ये सारी चीज़ें होती है, कन्वर्सेशन हो रही है हम लोगों के बीच में, ठीक है। फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है हम लोगों का, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ कन्वर्सेशन होता है, जैसे कि यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ सोशल इंटरेक्शन, वर्क प्लेस मीटिंग, ग्रीटिंग पीपल इन बिजनेस, हम लोग कोई ग्रीटिंग देते हैं, डेवलपिंग अ कन्वर्सेशन, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। ह्यूमन बींग जो है वो एक स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द लिव्स एंगेजिंग इन कन्वर्सेशन, फॉर मोस्ट ऑफ अस कन्वर्सेशन
कन्वर्सेशन इज अमंग आवर मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इनग्रॉसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। डे टू डे फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, या जाते हैं, या किसी से बात करते हैं, कोई मीटिंग में जाते हैं, तो वो सारे एग्जाम्पल इसमें आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो लैंग्वेज होती है, जैसे कि टीचिंग का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल डाल सकते हो, लर्निंग का बहुत अच्छा डाल सकते हो, जैसे है ना। आते हैं हम लोग अपना कन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो कन्वर्सेशन क्या होती है कि मान लो कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो वही कन्वर्सेशन ही तो है ना, कि कन्वर्सेशन किस तरीके से करी जा रही है, क्या कन्वर्सेशन हमारे बीच में हो रही है, बातचीत कैसी हो रही है, किस रिगार्डिंग हो रही है। तो कन्वर्सेशन भी क्या है, कम्युनिकेशन का ही पार्ट बनता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर ये भी समझने की बात होती है हमारी कि कौन कौन से हमारे स्पीच इवेंट्स होते हैं। तो जैसे कि स्पीच इवेंट में आ जाता है हम लोगों का, जैसे कि कहीं कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, कोई लेक्चर डिस्कशन हो रहा है, कि इस तरीके से, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे लेक्चर डिस्कस हो रहा है, मीटिंग हो गई, इंटरव्यूज़ हो गए, डिबेट्स हो गई, ये सारी क्या है, टाइप ऑफ स्पीच इवेंट्स हैं जो तरह तरह के होते हैं। और इसमें भी कम्युनिकेशन होता है कि कोई चीज़ का डिस्कशन हो रहा है, तो सामने वाला बता रहा है और आप लोग उसको सुन रहे हो, तो आपके साथ वो चीज़ डिस्कस हो रही है, आप भी उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, आपका मीडियम क्या है, कोड क्या है, ठीक है। तो ये सारे हमारे स्पीच इवेंट्स होते हैं, जो कि एक कन्वर्सेशन का ही होता है कि आपको कोई डाउट आया तो आपने पूछ लिया और आपने उनका जवाब दे दिया, या आपने उनसे कुछ पूछ लिया तो उन्होंने आपका जवाब दे दिया। तो ये सारी चीज़ें आती हैं स्पेशल इवेंट्स की। और कुछ चीज़ें जो होती हैं हम एज्यूम कर लेते हैं कहीं ना कहीं, जैसे कुछ फ्रेंड्स की कन्वर्सेशन होती है, आपने अपने फ्रेंड को हाय लिखा, हेलो लिखा, तो वो आपको बदले में क्या रिप्लाई देगा, फाइन, यू से, या इस तरीके से, जैसे आप लोग बात करते हो, तो आप लोगों को कुछ चीज़ें एज्यूम करके चलते हो कि हाँ ऐसे होगा। लेकिन कुछ इवेंट्स अनहैपनिंग होती है उसमें, मतलब पता नहीं होते हैं, कि आप एज्यूम नहीं कर पाते हो, कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं। तो वो कैसी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से बोला कि मेरे को 15,000 दे दो या 20,000 दे, ये भी आपका कन्वर्सेशन हो रहा है, बट आपको पता नहीं है कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो यूनिट है समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने यूनिट नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा ग्लोबलाइजेशन, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, अ ग्लोबल विलेज, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा एक पेड़ बना हुआ है, जिससे क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है। आप लोग यहाँ पे क्या क्या देख रहे हो, ठीक है, फ़ोन देख रहे हो, मैसेज देख रहे हो, है ना, लाइक का बटन देख रहे हो, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन रहा है। यानी कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो पूरे ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे एज अ ग्लोब की बात हो रही है, कि हम लोग अगर किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि आज हम देखते हैं इन द नीदरलैंड नाउ अ डेज मैनी पीपल हैव असेस टू ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कितने सारे ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग आज को देख रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। इन 2008 86% ऑफ ऑल द हाउस होल्ड हैव असेस टू द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, www. कितनी चीज़ें हम लोग सर्च कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। पहले ये चीज़ें कितनी नामुमकिन सी होती थी, कि अगर हमें किसी से बात करनी होती थी तो हम क्या करते थे, एक लेटर लिखते थे और भेजते थे, चिट्ठी जिसे बोला जाता था, लिख कर भेज देते थे, और पता नहीं कब रिवर्ट आता था उसका, और नहीं आता था तो हम समझ जाते थे। तो ऐसे ऐसे होता था। लेकिन आजकल हमारी टेक्नोलॉजी कितनी अपग्रेड हो चुकी है, तो इसीलिए इस चैप्टर का जो नाम है वो कहीं ना कहीं द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन है, कि हमारी कम्युनिकेशन इतनी आसान हो चुकी है, इतनी ज़्यादा रैपिड चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल गए हैं कि हम कहीं भी बैठे किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले कहाँ हम लोग वीडियो कॉल कर पाते थे, एक व्हाट्सएप जब स्टार्टिंग में आया था तो उसमें क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की डीपी वगैरह देख पाते थे, ठीक है, फोटो वगैरह देखते थे, स्टेटस देखते। लेकिन आजकल क्या स्टोरी भी लग जाती है, और आप जो है अपना मतलब बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती जा रही है। मैं एक चीज़ का कैसे आप लोगों को एग्जांपल दूँ, आप लोग खुद इतने मतलब स्मार्ट हैं, मैं मान के चलती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होंगी। सो कहीं ना कहीं ये इंट्रो था हम लोगों का, एक अ ग्लोबल विलेज इसका नाम क्यों दिया गया है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी इसीलिए दिया गया है कि आजकल हम देखते हैं, आप इसमें बेस्ट एग्जांपल जो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, स्नैपचैट, सब का एग्जांपल आराम से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि आप आजकल, अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब रहता है कि हम लोग कनाडा जाएँ पढ़ाई करें, या और भी कोई अदर कंट्री में जाएँ, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं अगर आपका कोई फ्रेंड वहाँ रह रहा है या कोई रिलेटिव रह रहा है, आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन आपके और उसके बीच में कैसे हो रहा है, उसका मीडियम क्या है, कोड क्या है। तो मीडियम यही है कि आप लोग जो है मतलब आजकल तो फ्रेंड्स बन जाते हैं लाइफ, मतलब अब ये देखो फेसबुक है, ठीक है, पहले तो बहुत सारे मतलब जो हमारा यूथ है जो आज का, वो तो ज़्यादातर इंस्टाग्राम चलाता है, कितना स्क्रॉल करते हैं हम लोग, फ्रेंड्स बन जाते हैं हमारे सोशल मीडिया पे, है ना।
तो और जो हमें कुछ ऑर्डर करना होता है, अब हमें कुछ ऑर्डर करना है और हम दिल्ली में हैं इस वक्त, मान लीजिए एक एग्जांपल है, हमें कोई चीज़ प्रोडक्ट पसंद आ गई है केरला से, तो हम लोग वहाँ से ऑर्डर कर लेंगे। कितना इजी है, हर तरीके से हमें हमारे तक वो, हमारे डोर स्टेप तक वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है ना। तो ऐसे ही हमारी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। तो स्टोरी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एज अ डे इन आवर लाइफ्स, कितनी सारी चेंजेस देखने, ये तो पूरी हिस्ट्री है। तो इतनी हिस्ट्री में मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बोर हो जाएंगे। सो बस आप लोगों को इतना ही बताना चाहूँगी कि ये एज सिंपल एज दैट, यही बताना चाहते हैं कि पहले हमारा कैसे, मतलब एक आदि मानव होता था, कैसे वो लोग, उनके पास खाने तक का कुछ नहीं होता था, वो लोग पत्ते पुत्ते पहनते थे और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, है ना। तो धीरे धीरे जनरेशन बढ़ती गई है। मतलब अगर आज से हम 5,000 साल पहले की सोचें तो कैसी हमारी जर्नी रही होगी, है ना। केव पेंटिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि हम लोगों को हिस्ट्री आज कैसे पता चलती है। देखते हैं हम लोग कि अगर कैसे हमारी जो लाइफ थी वो कितनी मुश्किल हुआ करती थी बेचारों के पास, मतलब उनका इतना माइंड इतना तेज़ नहीं होता था, पूँछ होती थी और 4 टांगे होती थी, फिर 2 पे आ गए हम लोग। मतलब ये जिन बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ी है उनको मुझे लगता है सब कुछ पता होगा, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन बस एज शॉर्ट में आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि पहले के जनरेशन में और आप देखो कितना चेंज आ गया। कहाँ 4 टांगे होती थी, फिर 2 हो गई, 2 के बाद आप देख रहे हैं आजकल कितने बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं। मतलब हम लोग चलाते हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, लेकिन जो आजकल के देखते हैं ना, आप लोग सुनते भी होंगे कि घर में कोई छोटा सा बच्चा होता है 5th क्लास का, 6th क्लास का, 5th 6th तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, मतलब छोटे छोटे बच्चे मतलब इतना स्मार्टली फ़ोन चला रहे हैं, मतलब हर चीज़ उनको इतनी पता है। टेलीफोन, कहाँ वो डब्बा सा फ़ोन होता था, रेडियो वगैरह सुनते थे, काम चला लेते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी वगैरह हुआ करते थे, और आज देखो मतलब इतने स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, कलर टेलीविज़न देखने को मिला हम लोगों को, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। बेचारे उनकी लाइफ कैसी होती होगी, सोचो ज़रा। तो आजकल तो हर चीज़ इतनी अपग्रेड होती जा रही है ना। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हम लोगों को बढ़ा रहा है, रैपिड चेंजेस ला रहा है। कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज, हमारी सोसाइटी के अंदर क्या चेंज आ रहा है देख सकते हो आप लोग, कितना ज़्यादा कोरिलेट कर पा रहे होगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बताई गई हैं पूरी हिस्ट्री के तौर पे। मैंने आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, मेरे को पता है आप लोगों के एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में ऐसे ऐसे एग्जांपल दे के पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोगों को बोरियत ना आए, बिल्कुल लगे नहीं कि मतलब आप लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा लगे ठीक है बिल्कुल पढ़ा, आप लोगों ने चीज़ें भी आपको समझ आ रही है और आप एग्जाम्पल भी बना के लिख लेंगे। सो ये वही सारे हैं, चीज़ें हैं काफ़ी सारी। लैंग्वेज एंड द न्यू टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। पहले कहाँ हम लोग SMS किया करते थे, मतलब मैसेज, मतलब SMS करते थे, 100 मैसेज मिलते थे जी, इतने रुपए का रिचार्ज कराओ, ये कराओ। लेकिन आजकल देख लो जरा, मतलब अनलिमिटेड हो गया है और हम लोग अपना व्हाट्सअप पे टक 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 भेजते रहते हैं, मतलब मैसेज पहुंच रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे चल रहा है हम लोगों का, है ना। तो ये देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। वेयर द वोवल साउंड हैज़ बीन लेफ्ट आउट प्लीज़ एंड सेंड BK इमीडिएटली। आजकल तो हम लोग इतनी शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं। आप लोगों को आधी इंग्लिश आधी हिंदी यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज कॉमन हमारे लोगों की चल रही है, हमें समझ आ जाता है हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, सामने वाला समझ जाता है, ठीक है। तो देखते होंगे कि आजकल हर एक यूथ के साथ साथ हम एडिक्शन हो गई है हर किसी को, और कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे ग्लोब में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हम लोग कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं या कम्युनिकेशन हम लोग कर पा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से था ये, तो बहुत सिंपल ही था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। तो आप लोग बना के आराम से इसके अंदर लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी बातें लिख सकते हैं। और आप लोग इसमें जो ऑनलाइन का भी मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे पहले क्या होता था कि हम लोग हर चीज़, ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करूँ तो पहले हर एक चीज़ जैसे बुक्स में पढ़ रहे थे, आजकल तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं सब कुछ, आप खुद अपने आप पर ये एग्जांपल देखो। कहाँ पहले यूट्यूब पे कुछ भी अपलोड नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, कोई मटेरियल नहीं होता था। इनफैक्ट जब हम लोग अपने टाइम पे पढ़ते थे तो हम लोगों के टाइम पे कुछ भी ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था। जो टीचर ने पढ़ाया, हमने बुक से पढ़ लिया, वही ज्ञान होता था हमारे पास, किसी की वीडियो नहीं देख पाते थे। लेकिन आजकल आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग पढ़ पा रहे हैं, चीज़ें समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं अच्छा बेनिफिट है। तो टेक्नोलॉजी हर एक चीज़ में आपको मोटिवेट कर रही है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रही है मैनेज करने के लिए। आपका हर तरीके से आप देखते हैं आजकल, आप टेस्ट देना ऑनलाइन, फटाफट टेस्ट हो जाता है आप लोगों का। कहीं अपॉइंटमेंट बुक करनी है, फटाफट अपॉइंटमेंट भी बुक हो जाती है, ठीक। कोलैबोरेशन करना है, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं कितने सारे एग्जांपल दूँ, इतना टाइम नहीं है अभी। बाकी जब आपको डिटेल में कराना होगा फिर कभी तो मैं आप लोगों को कराऊंगी। बाकी अभी आप वन शॉट ही कर रहे हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, देखो यहाँ पे लिखा है वर्बल 35% है, नॉन वर्बल 65 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 मिनट, हाँ, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या है, अंडरस्टूड है, और नॉन वर्बल क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने वर्बल के ऊपर, ठीक है। ये रहा,
सो वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या? तो वर्बल कम्युनिकेशन एक टाइप है ओरल कम्युनिकेशन का, वेयर इन द मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पोकन वर्ड, बोल करके, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, समझ रहे हैं आप। हेयर द सेंडर गिव वर्ड्स टू हिज फीलिंग, थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड एक्सप्रेस देम इन फॉर्म ऑफ स्पीच, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, कन्वर्सेशन। जैसे मैं आपसे कन्वर्सेशन कर लूँ अगर, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आजकल तो इमोजीज वगैरह है, उससे भी पता चलता है आप क्या रिएक्शन दे रहे हैं। अभी आपके सामने कोई नहीं है, स्पीच दे रहे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पीपीटी हो गया, ये सब क्या है? ओरल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और इसके यूज़ क्या है ओरल मोड के, कि कहीं ना कहीं इसके यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ लिखा भी ओरल मोड यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, स्पीकिंग विद अ विजिटिंग डेलीगेशन हो गया, ठीक है। ये और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे टॉक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, मतलब एक मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में बातचीत हो रही है ना। तो ये भी क्या है, एक ओरल मोड ही तो है। स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, ये एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। ग्रुप हो गया, टीम का इंटरेक्शन हो रहा है, पर्सनल क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल, ऐसा नहीं है यही वाले एग्जांपल आप लोग डाल सकते हैं, कुछ और भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बिटवीन टू ग्रुप सच एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट्स के बीच में आप लोग ये सारा चीज़ें बताई गई हैं। रिटन मोड आप लोगों को पता ही है, अच्छे से पता ही है, वेयर इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी स्टोर्ड एंड रिट्राइव। फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब ये भी कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों रहते हैं, ठीक है ना। तो द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एन आइडिया एंड इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल डिसीजन टेकन बाय अ ग्रुप, किसी ग्रुप ने डिसीजन लिया तो वो भी क्या रिटन मोड में है। जैसे आप पार्टनरशिप डीड हो गया, ठीक है, जो कॉमर्स वाले वो समझ जाएंगे। तो हम लोग रिटन मोड में भी होता है, ओरल भी होता है। ओरल में धोखाधड़ी है, लेकिन रिटन में हर चीज़ लिखित में है, कोई चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि प्रूफ है, एज अ डॉक्यूमेंट है। रिसर्च आर्टिकल हो गया, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल हो गया, फॉर एग्जाम्पल मिनट्स ऑफ अ मीटिंग हो गया, मतलब हर एक चीज़, मतलब प्लान, प्रपोजल, कुछ भी चीज़ें आप लिख करके बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल गोल है, परफॉर्मेंस अप्राइजल है, जो स्टूडेंट्स HRM अभी उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, बट आगे पढ़ेंगे तो उनका समझ आएगा परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होता है। जैसे परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा जाता है, एक एम्प्लॉय जब काम करने जाता होता है तो वो देखता है, मतलब उसका जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है, वो चेक करता है काम वो सही से कर रहा है, नहीं कर रहा, कहाँ कमी आ रही है। ये सब चीज़ें लिखित में होती हैं, लिखना होता है, ठीक है, रिटन में होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो सर्कुलेटिंग अ लिस्ट ऑफ हॉलीडे फॉर ऑर्गेनाइजेशन चूज फ्रॉम रूटीन गुड विशेस एट द न्यू ईयर। अब किसी को न्यू ईयर का हम विश दे रहे हैं, ठीक है, विश कर रहे हैं उसको, तो ये सब क्या है, मतलब लिख करके। ये थोड़ी ना है कि अब एक एक को हमारी लिस्ट में अब 200 लोग हैं और 200 लोगों से हमारी बहुत अच्छी बनती है, हम एक एक को फ़ोन करके बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, है ना। तो एक ही मैसेज लिखा और फॉरवर्ड कर दिया, ये रिटर्न मोड भी हो गया और विश भी हो गया, कम्युनिकेशन भी हो गया, है ना। वेयर बोथ मोड आर यूज, जहाँ पे दोनों जगह पे यूज़ किए जाते हैं, और आप लोगों को पता है हर जगह पे यूज़ होते हैं। मीटिंग है, मीटिंग में बोल के भी चीज़ें होती हैं, लिख करके भी होती है, जो काम की होती है लिख कर होती है। न्यू प्रोडक्ट कोई लॉन्च हो रहा है मार्केट में, वहाँ यूज़ हो रही हैं दोनों की दोनों। टीम मेंबर है, कोई प्रेजेंट कर रहा है अपना आइडिया, कोई नए प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में और वो उसके लिए कुछ प्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें आप कौन कौन से एग्जाम्पल डाल लेंगे, तो पहले आप मीनिंग समझ लें नॉन वर्बल क्या होती हैं। ऑल कम्युनिकेशन दैट कन्वे अ मैसेज नीड नॉट बी वर्बल, वो वर्बल नहीं होती हैं। वी कैन कन्वे आवर फीलिंग थ्रू अ स्माइल, जैसे हमने कोई स्माइल दे दी, है ना, कोई साइलेंस हो गया, हम चुप हैं उस चीज़ को लेके, तो ये सारे नॉन वर्बल है ना। जैसे मैंने आपको पीछे भी अभी समझाया था, जैसे कहीं टेलीफोन का सिंबल बना है, पोस्ट ऑफिस का क्या होता है, मेट्रो स्टेशन का आप लोगों को पता है, रेलवे स्टेशन का है कि कहीं पर सिंबल बना तो आप समझ जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ से राइट जाकर रेलवे स्टेशन है। टैक्सी स्टैंड है तो वहाँ पे ऊपर बना हुआ है टैक्सी स्टैंड है। एम्बुलेंस का क्या सिंबल है, नो स्मोकिंग का क्या है, एयरपोर्ट अहेड का क्या है, बस स्टैंड का क्या है ना, फर्स्ट एड का क्या है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, नॉन वर्बल में आती हैं। जिसमें आपको बस इतनी लाइन वहाँ पे लिख के आनी है कि सिंबल, साइन, साउंड, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर, गेस्टुअल, फिजिकल अपीयरेंस, ये सारे जो है नॉन वर्बल में आती हैं। इन चीज़ों से हम समझ जाते हैं कि हाँ ये भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और इसके कहीं ना कहीं फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। कई कई जगह पे, जैसे मैंने आप लोगों को कंपनी में बताया था कि मशीनरी की नॉइज़ होती है, तो उससे क्या होता है वहाँ पे आवाज़ इतनी तेज़ है कि वहाँ पे हम थोड़ी ना वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे। अब मान लीजिए एक कोई कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे नो स्मोकिंग के लिए क्या एक बंदा बिठा देंगे, वहाँ पे बोलते रहेंगे नहीं नहीं, कोई भी पेरेंट्स आते हैं तो अगर वो स्मोकिंग करते तो वहाँ बैठ के स्मोकिंग करें, तो एक एक बंदे को टोकेंगे थोड़ी ना, तो वहाँ पे लगा देंगे बिल्कुल। तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वहाँ पे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा जी हाँ यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है। या फिर कहीं और, जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, वटेवर जहाँ भी जाते हैं, मैंने एक एग्जांपल दे दिया आप लोगों को।
है ना। तो बेसिकली इट इज़ द इनफ टू गिव अ पिक्चर ऑफ अ पेट्रोल पंप, जैसे टेलीफोन ऑफ अ साइन, वही सारे एग्जांपल हैं जो आप देखेंगे यहाँ पे, देख रहे हो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो यहाँ पिक्चर्स बनी हुई हैं, वही सारे हैं। और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। फ़ायदे भी बहुत सारे हैं कि एक एक को बताना नहीं पड़ता, टाइम सेव हो जाता है। जिनको इन सिम्बल्स के बारे में पता होता है वो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं, गलती नहीं करते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों जिनको नहीं पता होगा इनके बारे में, तो वो इसको नहीं समझ पाएंगे और फिर वही गलती करेंगे। तो बुराई अच्छाई सब होती है। ग्राफ चार्ट, फ्लो चार्ट की मदद से भी चीज़ों को बहुत इजी कर दिया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि अब बहुत सारी कंपनी है वो डेटा निकालना चाहती हैं। जिन बच्चों ने स्टार्ट्स पढ़ी है उनको अच्छा समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मतलब होता क्या है, कहीं का डेटा है, ठीक है, जैसे अब ये बार ग्राफ है या पाई चार्ट है, तो ऐसे बहुत सारी मतलब कंपनी डेटा निकालना चाहती है किसी भी XYZ कोई सी भी चीज़ का। अब मान लीजिए कि कोई कोलगेट है, कोलगेट का मतलब मतलब मैं सिटी में बोलूँ, सिटी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट अगर मैं एक गली की बात करूँ, मतलब एक एरिया की बात करूँ, वहाँ पे 200 फैमिली रहती है। वहाँ पे अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी फैमिली ज़्यादातर कौन सा कोलगेट यूज़ कर रही है, तो ऐसा तो बहुत सारे फैमिली के मेम्बर्स होंगे, अपना अपना ओपिनियन देंगे, जी हमारे घर में ये वाला ये यूज़ कर रहा है, ये कर रहा है। तो ऐसा तो बहुत सारा डेटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये सब की मदद से डेटा को शॉर्ट करके एक कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो ये भी क्या है, नॉन वर्बल है ना, चीज़ें देख के हम लोग समझ रहे हैं। अब जैसे ये पाई चार्ट है तो हम लोगों को समझ आ रहा है कौन सी कैटेगरी जो है, यहाँ पे जो पिक्चर बनी है, डिफेंस का कितना है, एग्रीकल्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इरीगेशन किसको कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस भी हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई कॉन्टैक्ट होता है जब हमारा किसी के साथ, तो हम बहुत सारी चीज़ें समझ पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है ना। उसके फेस के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं जो मेरे को लगता है आप लोगों को समझ आती होंगी। तो ये था हम लोगों का बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है। फिर से वही है, कम्युनिकेटर है और रिसीवर, बीच में बैरियर बन जाते हैं बहुत सारी, आपको बताया अभी, रुकावटें पैदा कर देता है ये जो छोटा सा है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम लोगों का देख लेती हूँ और क्या बचा है एज सच ज़्यादा कुछ, हाँ बस बाकी यही है कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस विद द रॉन्ग मीडियम, कोई रॉन्ग मीडियम जो होता है जिसमें नॉइज़ फ्रॉम द सराउंडिंग, पीछे से आवाज़ आ रही है, या कोई कम्युनिकेशन में शॉर्टेज हो रही है, या कहीं दिक्कत है, वो सारी बैरियर्स में आते हैं। ये सब मुझे लगता है आप लोगों को मैंने अभी अच्छे से समझाया था, तो आप लोग लिख लेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। और ये तो ये है 6 WHs दैट सी यू थ्रू एज अ कम्युनिकेटर है, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, कैसे, कब कम्युनिकेट करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर खास। जो मेन था वो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है, ठीक है ना। सो हम लोगों का जो ब्लॉक नंबर 1 था वो मैंने आपको सारा का सारा कवर करा दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ जो कि हमारा है ब्लॉक नंबर 2। सो अब हम ब्लॉक 2 की तरफ चल रहे हैं। ब्लॉक 1 ख़त्म करा दिया है, ब्लॉक 2 है हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कंटेक्स्ट। सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ रखे हैं, तो क्या प्रेजेंटेशन स्किल रहती है हम लोगों की, तो इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो मेन ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में इसको कवर नहीं करेंगे, उतना करा दूंगी कि आप आराम से पास हो सको अच्छे मार्क्स के साथ और अच्छे एग्जाम्पल्स डाल सको। इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शंस क्या होते हैं, राइट। तो इंट्रोडक्शन है सबसे पहला हम लोगों का। तो आपको बस इतनी सी बात यहाँ पे समझने की है यहाँ पे कि जो इनफॉर्मल इंग्लिश है हमारी इज़ यूज इन एवरीडे कन्वर्सेशन एंड इन पर्सनल लेटर्स। आप देखते होंगे कि आप पर्सनल लेटर्स भी लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो आप आजकल सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश का कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जो आपकी हर जगह पे मेन हो चुकी है, काम आती है ना। तो इंग्लिश ऑल्सो अगर इन राइटिंग में भी काम आ रही है, यूजुअली वेन एवर द राइटर इज राइटिंग क्विकली एंड विदाउट एडिटिंग, फॉर एग्जाम्पल इज़ एन इंटरनेट चैट रूम हो गया, और इन क्विक पर्सनल ईमेल्स हो गए, सारे की सारी चीज़ें। जैसे आप लोग कहीं एयरपोर्ट पे जा रहे हैं या कोई रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, जैसे मैं एयरपोर्ट का एग्जांपल लेती हूँ, तो एक इंग्लिश एक ऐसा मीडियम है हम लोगों का जो हर जगह पे काम आता है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया से बाहर भी जाते हैं, फॉरेन कंट्री भी जाते हैं, तो भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो आराम से आप सर्वाइव कर सकते हो वहाँ पर, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही एक इनफॉर्मल या फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट बनेगा आगे जाके, जो हमारी चीज़ों में काम आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्रीटिंग्स क्या होते हैं, ग्रीटिंग से हम लोगों का क्या मतलब है। तो जो इम्पोर्टेंस है ग्रीटिंग, अदर शुड नॉट बी ओवरलुक्ड, it's the first opportunity we have to focus entirely on another person, and the way we choose to use those initial second determine the
टोन ऑफ आवर इंटरेक्शन, हमारा टोन किस तरीके से रहता है। यानी कि अगर आज हम अपनी ग्रीटिंग की बात करें तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 ओल्ड फ्रेंड्स है मीटिंग आफ्टर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हेलो राज, वेलकम प्रशांत, टेक अ सीट, मतलब इस तरीके से पूरी बातचीत इनकी हो रही है। मतलब दोनों को अगर इंग्लिश आती है तो अच्छे से बात हो रही है, अगर हिंदी आती है तो दोनों हिंदी में बात करेंगे। ये थोड़ी ना दोनों इतने साल बाद मिल रहे हैं और वो अपनी इंग्लिश झाड़ी जा रहा है और सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है वो बोल क्या रहा है। तो मतलब एक सामने एक बॉडी लैंग्वेज से और हर एक चीज़ पता होती है तो उसे पता है कि किस चीज़ में कम्युनिकेशन उसको करना है। तो जैसे हेलो है, एक कॉमन फॉर्म है ग्रीटिंग अमंग फ्रेंड्स का, है ना। तो हेलो बोलते हैं, ये बिल्कुल कॉमन है, हर कोई जवाब इसका दे देता है, हाँ हेलो हाय कैसे हो, ये सब, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ग्रीटिंग है, आप कैसे विश कर रहे हो किसी को। अगर आपको किसी को विश करना है, जैसे आप स्कूल में जाते हैं सबसे पहले मैम को गुड मॉर्निंग करते हैं, जैसे ही आपके 12 बज जाते हैं आप गुड आफ्टरनून करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे आप गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बॉस जो होते हैं आप लोगों को, उनको बेसिकली ये सब क्या है, ग्रीटिंग ही तो है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये सारे हैं, एक्सचेंज करते हो अपने ग्रीटिंग्स को, जैसे हाउ आर यू दिस मॉर्निंग सर, ऑल राइट थैंक यू, एंड हाउ आर यू, ये सारी चीज़ें आती हैं। फाइन, हेयर आर सम न्यू अराइवल्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब आप अपने ग्रीटिंग्स दे रहे हो, किससे कैसे बात करो वो सब अलग होता है ना। अगर आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप बिल्कुल ही इनफॉर्मल होकर बात करते हो, एक ग्रीटिंग्स देते हो, हाय हेलो गुड नाइट गुड मॉर्निंग, ये सारे बिल्कुल छोटे छोटे ग्रीटिंग्स हैं जो आपको पता है कि कैसे बातचीत हो रही है ना। उसके बाद आता है इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ एंड अदर, ठीक है। तो किस तरीके से अगर आप कोई कंपनी में जाते हो तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, वहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, आप किस तरीके से खड़े हो, आपका कैसे ड्रेस सेंस है, आप कैसे बात कर रहे हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है ना। तो आप अपना नेम वगैरह बताते हो, है ना। तो कुछ भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैं इसी के एग्जांपल लेना चाहूँगी जो बुक में दिए हुए हैं, है ना। आप किससे मिलते हो, हैंडशेक करते हो, बताते हो। अगर आप कोई न्यू पर्सन हो तो आप अपने बारे में इंट्रो देते हो, सामने वाला अपना इंट्रो देता है ना। तो एक्सटेंडिंग इन्विटेशन, एक्सेप्टिंग, डिक्लाइनिंग इन्विटेशन, टेकिंग लीव, है ना। अगर आपको कहीं से कोई छुट्टी चाहिए तो आप लोग क्या करते हो, कहीं ना कहीं लेटर्स लिखते हो। लेटर किस तरीके से होता है, यानी ओरिजिनल एक्सेप्टेंस लेटर हो गया, लेटर आफ्टर एक्सेप्टेंस हो गया, मतलब आपने कुछ लिखा उसके बाद आपको रिप्लाई मिलेगा तो एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। हाउ टू डिक्लाइन एन इन्विटेशन टू डिनर और अदर सोशल इवेंट, जैसे पहले आप लोगों को पता है किसी को चिट्ठी भेजनी होती थी तो वो कैसे भेजता था, मतलब लिख के भेज देता था और बोलता था कि शादी है या ये फंक्शन है, ये हो गया या कोई डेथ हो गई है ना। तो वो सारे क्या है, मतलब एक सोसाइटी का एक इवेंट था जो कि हम इन्वाइट करते हैं। अगर हमें डिक्लाइन करना होता तो हम लिख के भेज देते, हम नहीं आ पाएंगे कुछ। लेकिन आजकल क्या है, आजकल आप देख रहे हो शादी का ग्रीटिंग ही देख लो किस तरीके से हो रहा है कि व्हाट्सएप पे मतलब कार्ड वार्ड छपने इतना ज़्यादा बंद हो चुके हैं, मतलब अभी भी छप रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही, बट हाँ व्हाट्सएप पे वीडियो मतलब शेयर हो जाती है, ये डेट है ये है सब कुछ पूरा शेयर हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं डिक्लाइन करना है एक्सेप्ट करना है वो आप अपनी कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग उसको बता देते हो कि हाँ हम आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। तो कन्वर्सेशन किस तरीके से होती है, बिगिनिंग में कैसे हो रही है, एंड में कैसी होगी, है ना। अगर आपस में 2 लोग बात कर रहे हैं तो किस तरीके से उनका इंटेंशन क्या है, फ्रेंडली नेचर है या नहीं है, या बॉस या एक एम्प्लॉय का रिलेशन अलग होता है, उसको पता है कैसे बात करनी है ना। और अगर आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं ना। तो आपके एक्सप्रेशन अलग होते हैं, आपका टोन अलग होता है और उसमें आपको पूरी रिस्पेक्ट देनी होती है ना। तो अगर अपने फ्रेंड से किसी कर रहे हैं, जैसे वीनू है, मॉर्निंग विमला बोलती है ओ मॉर्निंग वीनू हाउ आर यू, तो वीनू बोलती है फाइन थैंक्स, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, फाइन थैंक्स, हैव अ गुड वीकेंड, विमला बोलती है येस थैंक्स, कैच यू लेटर, तो वीनू बोलते हैं ओके सी यू। ये सारी कन्वर्सेशंस है जो कि इनफॉर्मल में चलती रहती हैं। सो ये सब आप लोग आराम से बनाएंगे। स्मॉल टॉक क्या होती है, छोटी मोटी बातचीत जो होती है, बैठ करके आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, है ना। ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। पर्सनल मैटर्स हो गए, है ना, जो कोई डिस्कस कर रहे हैं। आजकल तो कितने सारे आप लोग देखते होंगे, इतने इसमें तो आप लोग मैं जानती हूँ, कुछ पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एक्सप्लेनेटरी मार्क लगा दिया, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कितने सारे एग्जाम्पल पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो मेन में नहीं करा रही हूँ आप लोगों को। इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट में आ जाता है जैसे कि लाइक वेदर एंड फूड इंटरटेनमेंट इन अ विलेज। आप अपने विलेज टाउन सिटी में यूजुअली देखते हो ग्रेट डील होती है आप लोगों की, है ना, कि कहीं घूमने चले गए, क्रिकेट फुटबॉल टेनिस मैचेस ऑल्सो प्रोवाइड फूड फॉर कन्वर्सेशन हो गया, है ना, कि आप कल कहाँ गए, कैसे गए, क्या किया आपने, क्या खाया क्या पिया, फिर है ना। तो वो एक ही चीज़ आप लोगों की शेयर हो रही होती है। तो इस हम लोग स्टार्ट करते हैं मेकिंग इंक्वायरीज और आस्किंग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे पर्सनल इंक्वायरी क्या होती है, डिनर टॉक क्या होता है ना, अटेंशन इन लिसनिंग क्या होता है,
बहुत ईजी है, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है हम लोगों का कि आजकल हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन है दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, डेली लाइफ में हम बातें करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी कि हमें किसी भी चीज़ की अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो हम लोग इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी कई तरीके की होती है। इंक्वायरी मतलब है वी मेक इंक्वायरी फेस टू फेस और टेलीफोन अबाउट पीपल, सर्विस, प्रोसीजर, इवेंट्स, कि वो इवेंट कैसे होना है, कब होना है, प्रोसीजर क्या है। अगर हमें कोई कोचिंग की क्लास लेनी है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर आप लोगों को कहीं क्लास लेनी है तो आप लोग पहले क्या करते हो, फ़ोन करते हो। ये वो हो गई टेलीफोनिक आप लोगों की इंक्वायरी हो गई। फेस टू फेस भी होती है, अगर आपको कोई कोचिंग में क्लास लेनी है आप और सीधा इंस्टीट्यूट जाते हो, बात करते हो, वहाँ पे इंक्वायरी करते हो, पर्सनल इंक्वायरी करते हो कि हाँ भाई किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, क्या क्लासेस चल रही हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या टाइमिंग है, सारी सारी इंक्वायरीज़ में आती हैं। तो पर्सनल इंक्वायरी मेरे को लगता है वो आप समझ गए होंगे। और बहुत सारे कन्वर्सेशन आप 3-4 एग्जाम में डाल देना कि अगर हम कुछ पूछने गए हैं तो कोई भी नाम 2 डाल दीजिए कि आपका क्या चल रहा है, कैसे है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी रहेंगी, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस बिगिन विद क्या क्या होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, क्योंकि इंक्वायरी में यही सारी चीज़ें ही तो यूज़ होती है ना कि क्लासेस कब, अगर मैं क्लास का एग्जांपल लूँ तो क्लास कब स्टार्ट होगी, कितने बजे होगी, कौन लेगा, कैसे लेगा, क्या फीस स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें आप आराम से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेलीफोन इंक्वायरी, जैसे आप लोग कोचिंग में नहीं गए, आपने घर बैठे बैठे टेलीफोनिक इंक्वायरी करी, उन्होंने वहाँ से फ़ोन उठाया, आपको जो भी पूछना था आपने पूछ लिया। जैसे कुछ चीज़ें क्या होती हैं, मतलब कुछ टेलीफोनिक में ये भी होती है, कुछ मशीन चला देते हैं, तो आप देखते होंगे कॉल सेंटर में फ़ोन लगाते हैं तो वो बोलता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, हिंदी चूज़ करते हैं, इंग्लिश चूज़ करते हैं, वो अपने आप बोलने लग जाता है कि ये कंसल्टेंसी है, फिर वो कॉल रिसीव करता है, फिर आपकी बात होती है। कभी कभी क्या होता है मशीन ही आपका पूरा आंसर दे रही होती है, तो वो तो आजकल टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है इसलिए हो रहा है। अदरवाइज़ आप फ़ोन पे फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं हाँ जी स्पीकिंग, मैं ये बोल रहा हूँ, या यहाँ पे आपने फ़ोन लगाया, फिर बातचीत होती है ना। तो टेलीफोनिक है। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत सिंपल है, ये भी बना बना के लिख सकते हो, कन्वर्सेशन भी बीच में डाल सकते हो। अच्छा ठीक है। डिनर टॉक में क्या आता है आप लोगों का, जैसे कि 2 बिज़नेस कलीग्स हैं, ठीक है, बिज़नेस कलीग हैं, जैसे कि वो आपस में बात कर रहे हैं, नाइस प्लेस, आई लाइक द एम्बियंस, आई ऑफ्टन कम हेयर विद माई फैमिली, किड्स इन स्कूल, ही इज़ द 10th, मतलब आपस में लगे हुए हैं, डिनर टॉक कर रहे हैं, बातचीत हो रही है उन लोगों की, है ना। तो ये वो सारी चीज़ें आ रही हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन दिखा रखी है, आप लोगों को इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं, बस आप अपने एग्जांपल 3 से 4 डाल देना, मार्क्स के ऊपर है। इंक्वायरी अबाउट सर्विस, अच्छा सर्विस क्या होती है, जो गुड्स में डील नहीं करते, जैसे सर्विस में आप कोचिंग का एग्जांपल भी दे सकते हैं, ठीक है, तो वो सर्विस है, वहाँ पे कोई गुड्स में डीलिंग नहीं हो रही, ठीक है ना। तो उस तरीके से है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है शैलेश, यू हैव सो मैनी ऑफ योर रिलेटिव स्टडिंग अब्रॉड, आई थॉट यू माइट ही एबल टू हेल्प मी, डू यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड, है ना। आई थिंक गेटिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अब्रॉड वुड हेल्प मी, मतलब हर कोई आजकल देखो, बेस्ट एग्जांपल यही डाल सकते हो आप लोग कि आजकल हर कोई बाहर जाना चाहता है ना, काउंसलिंग करते रहते हैं, पूछते रहते हैं हम लोग अब्रॉड कैसे जा सकते हैं, हमारा रिलेटिव रहता है या कनाडा जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहा है या वहाँ जॉब कर रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है, तो हर कोई आज के टाइम पे जाना चाहता है, इंक्वायरी कर रहा है, बातचीत कर रहा है, ठीक है। तो एक सर्विस क्या है कि अगर एक कंसल्टेंसी है वो अपनी सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रही है, वीज़ा कैसे लगाएगी, अगर उसको वीज़ा लगाना तो वो एक क्या है, अपनी सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रही है कि हाँ आप इतना पैसा देना, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, हम आपको पूरी जो है सर्विस देंगे। इंक्वायरी अबाउट प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है, अगर आप किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लो, अगर आपको बाहर ही जाना है तो आपका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, आपको आइल्स क्लियर करना है, ठीक है, अगर आपका आइल्स क्लियर नहीं है तो आप कैसे जा पाओगे, या फिर आपको कैसे एंट्री वहाँ मिलेगी, है ना। तो ये सारी कन्वर्सेशन आप लोग आराम से डाल सकते हो। मैंने अपने अपने एग्जांपल दिए हैं, बुक से रिलेट मैं कम थोड़ा करती हूँ एग्जांपल को, क्योंकि मैं डेली लाइफ के एग्जांपल में ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। अटेंशन इन लिसनिंग क्या होता है, अटेंशन किस तरीके से होती है, देख रहे हो आप यहाँ पे पिक्चर देख के समझ गए होगे, जैसे आप कहीं मीटिंग में जा रहे हो, आजकल बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी जाती हूँ इवेंट्स में, मुझे नहीं पता आप लोगों ने मेरी फ़ोटोग्राफ्स देखी हैं या नहीं देखी हैं, मतलब पिक्चर्स वगैरह देखी है नहीं देखी, बट इवेंट्स में जाती हूँ मैं भी। यूट्यूबर वगैरह जो हैं काफ़ी, जो एजुकेटर्स हैं या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, इस तरीके से हैं, तो उनसे हम लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है हम लोगों को, हमें काफ़ी सीखने को भी मिलता है। तो वही सारे इंटरेक्शन होते हैं, या फिर आजकल इवेंट्स हैं या फिर कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कितना ध्यान से सुना जा रहा है उन लोगों को, आप लोगों को एक इनफॉर्मल स्पीच भी दे देते हैं, बीच में डायलॉग मार देते हैं, कुछ जोक मार देते हैं, कुछ फ़नी डायलॉग बोल देते हैं ताकि आपका अटेंशन बना रहे, है ना। अब ये थोड़ी ना, अब आप ये सोचो कि जैसे स्कूल का मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, अब जैसे प्रिंसिपल आती है स्टेज पे, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो अगर थोड़ा देर लेक्चर देगी तो आप लोग कितने शुरू में कितना ध्यान से सुनते हो उस चीज़ को कि मैम कुछ क्या बोलेंगी, नर्वसनेस होती है अंदर की, मतलब एक अटेंशन होती है। लेकिन अगर वो लंबा चौड़ा भाषण देती ही जाती है, लंबा चौड़ा क्या
मतलब 1 घंटे से भाषण ही दे रही है, सुनाई जा रही है। तो आप लोग भी सोचेंगे यार कब जाएगी ये। तो मतलब एक मतलब ठीक है, आप लोगों को हंसी आ रही होगी डायलॉग सुनकर, बट सीरियसली ऐसा होता है कि जब भी ज़्यादा कोई बोलता है तो हम लोग उसके वर्ड्स पे ना मतलब स्टार्टिंग में ध्यान देते हैं, बट उसके बाद हमारा ध्यान थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं वो डायलॉग रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वही है, इवेंट्स हैं और लेक्चर्स अटेंड करते हैं आप, है ना। तो वो सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो ये तो क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए। आगे आता है ग्रुप डिस्कशन एंड मीटिंग्स हो गए। आजकल मीटिंग्स होती हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है। जैसे MNCs वगैरह में आप लोग जाओगे, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाओगे, वहाँ ग्रुप डिस्कशन होता है। मतलब पहले तो आप लोगों का पर्सनली आप लोगों का इंटरव्यू वगैरह होता है, लेकिन जब वो हो जाता है उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। 4 से 5 लोग बिठा देते हैं, वहाँ पे डिस्कशन चलती रहती है कि कौन कैसे आंसर दे रहा है, क्या ओपिनियन है आप लोगों का, वो सब होता है ना। तो ग्रुप डिस्कशन देख रहे हो कितने सारे लोग बैठे हैं। मीटिंग भी होती है तो उसमें बहुत सारे जो HR डिपार्टमेंट है या फिर सेल डिपार्टमेंट, अलग अलग मैनेजर्स बुला के मीटिंग हो रही है, कैसे प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, किस तरीके से अचीव करना है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑटोमेटिकली आप आराम से लिख सकते हैं। फिर आता है ग्रुप डिस्कशन की। अगर मैं बात करूँ, सॉरी बैटरी लो हो गई थी मैं वीडियो बनाते बनाते, सो आप लोग इग्नोर कीजिए। तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन GD की बात करूँ तो वो फंक्शनल डिफरेंसेस आ जाते हैं इसके अंदर। जैसे कोई एग्ज़ामिनेशन का ले सकते हैं इसमें एग्जांपल, इंटरव्यू का बस एग्जांपल है इसके अंदर कि इंस्ट्रक्टर होता है वो आप लोगों को, कैंडिडेट को बताता है ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें डिस्कशन होती हैं। ग्रुप डिस्कशन में बताया जाता है ये एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर आप किसी MNC में जाते हो, ये थोड़ी ना ये आपकी ग्रेजुएशन होने रखी और आप सीधा MNC में चले गए, ग्रुप डिस्कशन में चले गए। ग्रुप डिस्कशन में ऐसे नहीं बिठाया जाता है, वहाँ पर टेस्टिंग होती है रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को बुला तो लेते हैं, लेकिन जब वहाँ पर सिलेक्शन होने की बारी आती है तो वो ग्रुप डिस्कशन के बाद ही पता चलती है ना। इसमें इक्वालिटी, फ्रीडम टू एक्सप्रेस है कि आप अपना आंसर रख सकते हो, ठीक है। रीजनेबल होना चाहिए आपकी चीज़ों में, आपकी बातों में दम होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं दूसरे का सुन के बोल रहे हैं, तो सामने वाले को लगेगा ये खुद तो अपना कुछ आंसर नहीं बोला, जो सामने से सुन रहा है बस वही बोल रहा है। आजकल तो जैसे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते रहते हैं मार्केट में, तो वो लोग भी अपना कुछ ना कुछ ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, पेमेंट्स करते हैं छोटी मोटी, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, मीटिंग होती रहती है ना। तो वो सारे आते हैं। तो इसके अंदर वही सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। आप देख रहे हो कैसे यहाँ पर हो रहा है कि कोई बोल रहा है कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कोई कह रहा है मेरा पॉइंट सही है। तो ये ग्रुप डिस्कशन में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। एग्रीमेंट, आप लोग जिन्होंने लॉ पढ़ी है वो सब ये सब जानते होंगे क्या डिसएग्रीमेंट होता है ना, कौन डिसएग्री कर रहा है ना। एक्टिविटी आप छोड़ दीजिएगा, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना टाइम है नहीं। ग्रुप कम्युनिकेशन की स्किल्स क्या हैं, मतलब किस तरीके से है, क्या बोलना है, किस जगह पे क्या नहीं बोलना है, क्या यूज़ करना है ना, वो सारी चीज़ें आती हैं। ये तो चेक प्रोसेस है, आप इसको इग्नोर कीजिए। और कम्युनिकेशन के स्टाइल्स आप लिख सकते हैं, जेंडर कल्चर वो भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये मैं मान के चलती हूँ आप बना के लिख लेंगे, इसको ईजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। मेंटेनिंग रोल इन अ ग्रुप में क्या रोल्स रहते हैं, क्या द इनकरेजर गिव फीडबैक टू द ग्रुप मेंबर, ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल द ग्रुप मेंबर आर हियर। अगर मान लीजिए अब कोई यहाँ पे, आप मान लीजिए कोई मीटिंग में जा रहे हैं, अब वहाँ पे सामने वाला बंदा बोलता ही रहे, 4 घंटे मीटिंग में बैठा है और अपना भाषण ही दे रहा है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। आप लोग सोचोगे पता नहीं कभी मीटिंग ख़त्म होगी, कब हम यहाँ से जाएंगे, हम तो गलत ही आ गए, है ना। तो जब इंसान थोड़ा कम बोलता है तो उसकी बात में वैल्यू होता है, दम होता है, हम उसको सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा बोलता है, मीटिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म होता है धीरे धीरे, मतलब लेवल डाउन जाता रहता है। मीटिंग्स में फिर से वही आ रही हैं चीज़ें समझाई जा रही हैं, ओपिनियंस रखे जाएंगे, एजेंडा रखा जाएगा अपना, मेकिंग डिसीजन का प्रोसेस क्या है, मतलब अगर डिसीजन लेने हैं कैसे लेने हैं, वेल मैनेज डिस्कशन कैसे होगा, फिजिकल सेटअप कैसे होगा। अगर कोई हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसका चेयरपर्सन क्या है, एजेंडा क्या होगा, कैसे हमें अपने गोल तक पहुंचना है, कौन सा वाला टेक्निक यूज़ करना है, LIT यूज़ करना है या CIT यूज़ करना है ना, लेबर इंटेंसिव होगा या कैपिटल इंटेंसिव होगा। ये जो इकोनॉमिक्स में जो बच्चे पढ़ कर आए हैं, मैं मानती हूँ कि उन लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी, जिन्हें नहीं पता वो मैं बता दिया कि मतलब कैपिटल पैसा ज़्यादा लगाएंगे या लेबर बुलाएंगे, लेबर ज़्यादा बुलाएंगे तो खर्चा कम आएगा, कैपिटल ज़्यादा लगाएंगे, मशीनरी वगैरह लाएंगे तो खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। पार्टिसिपेंट का क्या रोल होता है, रीडिंग क्या है, रीडिंग हो गया। मीटिंग के लिए वेल प्रिपेयर रहना पड़ता है, जो भी मीटिंग के लिए जो मेन वहाँ पे स्टेज पे जाके बोलेगा, ये नहीं है कि मतलब कुछ भी बोले जा रहा है। आप देखते होंगे, स्कूल का ये बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, फिर कंपनी से आपको रिलेट करूँगी तो अच्छे समझ में आएगा। जब आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में जाते तो क्या मतलब स्कूल से पढ़ के आ चुके हो आप लोग, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी कि स्कूल के अंदर क्या होता है कि जब फंक्शन होता था तो बहुत सारे बच्चे स्पीच भी देते थे, है ना।
तो कभी कभी तो किसी किसी की स्पीच बहुत छोटी होती थी लेकिन उसकी स्पीच में दम होता था, मतलब एक अच्छी बातें होती थी, वो हम सुनना पसंद करते थे, है ना। तो उसके लिए वो कितना प्रिपेयर होते हैं पहले से, है ना। ये नहीं है कि मतलब मुंह उठाया और मतलब स्टेज पे खड़ा कर दिया और बोला कि चलो आप स्पीच दो, तो वो अनशन कुछ भी बोलेगा, बीच में अटक जाएगा, उसको पता नहीं है क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, है ना। तो ऐसे मीटिंग के लिए भी वेल प्रिपरेशन होती है, हर एक चीज़ प्रेजेंटेशन होती है, सारा डिस्कशन होता है ना। तो ये जिन्होंने बिजनेस पढ़ी हुई है उन लोगों ये बिजनेस के पॉइंट्स भी उसमें डाल सकते हैं आप लोग। एक एक्टिव पार्टिसिपेंट क्या होता है ये सब मैं मानती हूँ आप लोगों को पता होगा। कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिसॉल्व होने वाले हैं यहाँ पर, है ना। तो कुछ वीकनेस के साइन होते हैं, स्ट्रेंथ है, मैच्योरिटी है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। अटेंशन कैसे लाना है, किसी अगर हम कुछ बोल रहे हैं सामने वाला उस पर कैसे सुनेगा, उस चीज़ पर अटेंशन कैसे देनी है, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ जैसे खुद ही खड़े खड़े हमें नींद आ रही है, हमारा फेस का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, हम खुशी से नहीं बोल रहे वो चीज़, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मीटिंग को बर्बाद करती हैं, ख़राब करती हैं, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें डाल सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को डिटेल में कराने की मतलब डिटेल क्या, मतलब इतना तो आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को मैटर मिल जाए। अगर आपको एक एक दो एग्जाम्पल माइंड में रहेंगे तो आप 3-4 एग्जाम्पल खुद भी बना के लिख पाएंगे। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 4 जो है प्रेजेंटेशन स्किल है, एसेंशियल ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल है। बाकी जो आगे आगे टॉपिक आते जाएंगे वो आप लोग इजीली समझते जाओगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंटेशन है कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन टू अ ग्रुप, है ना। तो मैसेज अंडरस्टूड होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए। आपके मैसेज में ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ आए, है ना। ये नहीं है कि आपका मैसेज ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सेल प्रेजेंटेशन अगर हो रही है तो क्लाइंट को समझ में आना चाहिए ना किस तरीके का प्रोजेक्ट है, रिपोर्ट क्या है, प्रपोजल क्या है, वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस एसोसिएशन, सीनियर कलीग, सबऑर्डिनेट, ये सारे के बीच का रिलेशन क्या है, कैसा क्या काम चलना है इसके अंदर, है ना। तो रीडिंग मेकिंग गुड इंप्रेशन होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो, ये यहाँ पे इनको समझा रहा है ना। एक गुड इंप्रेशन होना चाहिए, है ना। वो किस तरीके, फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन आर वेरी प्रीसियस एंड क्रिटिकल। अब आप देखते हैं ना, जैसे स्टार्ट होने, मैंने आपको अभी पहले ही बताया, नर्वसनेस हो जाती है, हम लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं, अब क्या होगा, अब क्या चीज़ होगी, ठीक है। तो बताने वाले के ऊपर भी होता है कि वो कितने अच्छे से बता रहा है, तेज़ बोल रहा है, धीमा बोल रहा है, किस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहा है, उसकी राइटिंग कैसी है, किस तरीके वो क्लियर कर रहा है, चार्ट का यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा। अगर कोई भी चीज़ अगर हम बुक से, जैसे हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री आपकी टीचर रीडिंग कराती जाए, है ना, और पूरी राम कथा सुना दे, तो आप सोचेंगे पढ़ाने का तरीका जो है मतलब बोरियत आ रही है ना। यही हम समरी की फॉर्म में चीज़ें चार्ट की फॉर्म में के मदद से पढ़ें, डायग्राम की मदद से चीज़ें हमें समझ आती हैं प्रैक्टिकली कि वो एक्चुअल में क्या समझा रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या रहता है प्रेजेंटेशन का, बिगिनिंग कैसी होगी, मिडिल एंडिंग कैसे होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने समझ लिया ना, आपका सारा काम हो जाएगा। बिगिनिंग कैसे होते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। स्टेट योर पर्पस, आपका पर्पस क्या है इसको बताने का। रिलेट सब्जेक्ट टू द ऑडियंस, आपको सब्जेक्ट से रिलेट करना है ऑडियंस को। गिव अ ब्रीफ आउटलाइन, एक आउटलाइन देनी है, ब्रीफ आउटलाइन जो कि आपको देनी है, ये बिगिनिंग होगी। मिडिल में आप लोगों का किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगी मैं बताती हूँ। आपके मेन पॉइंट्स होंगे, आइडियाज़ होंगे। डू नॉट प्रेजेंट मोर देन 4 मेन पॉइंट्स। अब एक बात बताओ, मैंने आपको 50 पॉइंट लिखवा दिए, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आपको कुछ भी पढ़ा रही हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका, मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक बात कर रही हूँ आप लोगों को। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ कि मैं, आप लोग अभी मेरे सामने नहीं है, मुझे नहीं पता आप लोगों का रिएक्शन क्या है, बट मैं मान के चलती हूँ कि अगर मैं आपको कुछ भी डिलीवर कर रही हूँ तो वो आपको ऐसा डिलीवर करूँ कि आपके पेपर तक वो चीज़ याद रहे, आपको डेफिनेटली याद रहे कि मैम ने जो ये टॉपिक पढ़ाया था हमें याद है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर वही चीज़ मैं आपको 50 से 60 पॉइंट बोल के पढ़ा रही हूँ, मतलब लिख करके दे रही हूँ और पढ़ाती जा रही हूँ, तो आप भी सोचेंगे इतने सारे पॉइंट्स हैं, मुझे कैसे याद होंगे, है ना। तो ये क्या है बेसिकली कि ऐसा नहीं होना चाहिए प्रेजेंटेशन। अगर आप मान लीजिए एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं जिसमें मैं आपको 4 से ज़्यादा पॉइंट मुझे नहीं देने, ये मेरी एक प्रेजेंटेशन की पॉइंट बताया गया। सपोर्ट मेन आइडिया बाय फैक्ट्स के साथ होना चाहिए। साइन पोस्टिंग होनी चाहिए। यूज़ विजुअल्स का यूज़ करना, वो जो मैंने आपको अभी बताया किस तरीके से विजुअल्स होते हैं, कुछ यूज़ करने पड़ते हैं। एंडिंग किस तरीके से होने वाली है, समराइज मेन पॉइंट्स होने चाहिए, समरी की फॉर्म में होनी चाहिए। अब आप देखते हैं कि जब आपका एग्जाम आने वाला होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बुक खोलें और बुक की एक एक लाइन या एक एक वर्ड उसका मतलब जाने,
नहीं ना, आपको समरी चाहिए होती है। क्यों चाहिए? कि आपको नहीं, मुझे क्या, हर किसी को चाहिए होती है, क्योंकि टाइम इतना कम होता है कि हम लोगों को समरी से ही हमारी बात बनती है। क्योंकि अगर हम पूरा एक एक वर्ड पढ़ के भी चले जाएंगे तो भी हमारे माइंड में इतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे, नहीं याद रख पाएंगे। डू नॉट प्रेजेंट न्यू आइडियाज़। अगर हमारे माइंड में कुछ न्यू आइडियाज़ हैं वो भी हमें प्रेजेंट एंड में नहीं करने, है ना। कॉन्क्लूजन जो है रिकमेंडेशन हो गई, इफ़ नेसेसरी, ज़रूरी है तो रिलेट कॉन्क्लूजन टू द ऑडियंस। क्या कॉन्क्लूजन निकला, ये नहीं है कि आपने पूरा रामायण सुना दिया और कॉन्क्लूजन तो बताया नहीं ऑडियंस को। इनवाइट क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चंस रहने वाले, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। कॉन्क्लूजन, सेकेंडरी टू सम अप, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर। अच्छा, यूजिंग विजुअल एड्स, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। विजुअल एड्स में आप लोगों के क्या आते हैं? चार्ट आ गया, लाइन ग्राफ आ गया, बार ग्राफ आ गया, पाई चार्ट आ गया, पिक्टोग्राफ, मैप, टेबल, डायग्राम, फोटोग्राम, ये सारी चीज़ें का यूज़ करा जाता है चीज़ें अच्छे से समझाने के लिए। अब आप ये सोचो, अगर आपकी कोई ऐसी बुक बना दी जिसमें एक भी चार्ट ना बनाओ, एक भी पाई चार्ट ना बनाओ, कोई अंडरलाइन ना हो, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ पहले पेज से लेकर के, अगर आपकी बुक में 500 पेज हैं, 500 पेज तक अगर आपको पूरा का पूरा ऐसे ही पूरी रामायण लिखी हो, विदाउट लाइन का कोई ब्रेक नहीं है, कुछ लाइन नहीं छोड़ी है, कोई मार्जिन नहीं है, कोई चार्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आप सोचेंगे मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ टॉपिक शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, कितनी दिक्कत होती है ना। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन भी विजुअल एड्स के साथ चलती है, जो हम बुक्स में भी कहीं ना कहीं फॉलो अप कर रहे हैं। सो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आई होंगी सारी चीज़ें। फिर आता है लैंग्वेज एसोसिएटेड विद टॉकिंग अबाउट विजुअल्स, कि अगर बात करें तो कौन कौन से रहते हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को मेन बताती हूँ। तो वही है, ग्राफ क्या शो करता है। अब आप देखते हैं बुक में अगर आपके सामने ग्राफ बना होता है तो आप उसके क्वेश्चन के आंसर कितने आसानी से दे देते हो। पाई चार्ट में आपको बना के दूंगी, अभी पूछूंगी कि ये चीज़ ऐसी है, जैसे अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, तो आप आराम से उसका कंपैरिजन भी कर लोगे, उसको पढ़ भी लोगे, विजुअलाइजिंग, ये हर एक चीज़ आप लोग समझ पाएंगे, है ना। तो बहुत सिंपल है, तो ये मैं मान के चलते समझ आएगा। एंडिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, कैसी एंडिंग होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे ये जो पोडियम पे खड़े होकर एक गर्ल बताना चाह रही हैं, चीज़ें समझा रही हैं, प्रेजेंटेशन की एंडिंग किस तरीके से होनी चाहिए, हम लोगों ने अभी भी देखा। अच्छा, साइन पोस्टिंग द एंड ऑफ योर टॉक, ठीक है, जो भी आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो भी इंग्लिश, हिंदी, जो भी भाषा में आप बताना चाह रहे हैं, क्या प्रपोजल है, क्या ऑल्टरनेटिव्स रहने वाले हैं, उसके क्वेश्चन आंसर, है ना, वो सब है। ज़्यादा कुछ खास नहीं था इसमें, मतलब इस टॉपिक में कह रही हूँ, ये मत समझिएगा पूरी यूनिट में। तो मैंने आपको पूरा का पूरा यूनिट नंबर ब्लॉक 2 ख़त्म करा दिया। चलते हैं ब्लॉक 3 की तरफ। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ब्लॉक नंबर 3, ये हमारा लास्ट ब्लॉक है। इसके बाद हमारा जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा वन शॉट। तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये आप लोग क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज़ें समझते हुए आ रहे हैं। वोकैबुलरी क्या होता है, रीडिंग क्या होती है, फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, बस इन्हीं के बारे में कुछ बताया गया, डिस्कशन करा गया। बाकी सब आपको मुझे पता आता है, तो मैं मेन ही आप लोगों को बताऊँगी ताकि आप एग्ज़ाम में बना के आराम से लिख लें, है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, ठीक है, तो रीडिंग स्किल के बारे में बात करें तो रीडिंग स्किल क्या है। तो रीडिंग स्किल की अगर मैं सिंपल सी बात करूं, रीडिंग स्किल की बात करूं तो रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिटन टेक्स्ट, कि कोई भी चीज़ अगर लिखी हुई है तो वो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ सकें। और रीडिंग तो हम देखते हैं फर्स्ट क्लास से, आप देखते हैं कि क्लास 1 के बच्चे को पढ़ाना, रीडिंग लगाना शुरू करवा दिया जाता है। स्कूल में कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बच्चे को बोल दिया जाता है कि स्टूडेंट आप खड़े हो जाओ, आप रीडिंग लगाओ। कभी किसी को खड़ा कर दिया, कभी बीच में से किसी को खड़ा कर दिया, है ना। तो ये रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, है ना। तो पहले से हम ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं और ये एडवाइजेबल है टू डेवलप द स्किल। अगर एक इंसान को अर्ली एज के अंदर एक अच्छी स्किल डेवलप करनी है तो उसको रीडिंग से ही स्टार्ट किया जाता है। आप देखते होंगे छोटे से बच्चे को कैसे पोयम वगैरह पढ़ा दी जाती है, सिखा दी जाती है, फिर उसको अगले दिन वही बोला जाता है कि लो पढ़ के सुनाओ, या अगर कोई हिंदी की बुक है या कोई इंग्लिश की बुक है या कुछ भी है तो उसको रीडिंग लगवाई जाती है ताकि उसके वर्ड उसको समझ में आए कि वो वर्ड क्या लिखा हुआ है ना। बेसिकली आजकल तो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है रीडिंग स्किल के अंदर। आप देखते हैं कि इंग्लिश हर जगह मायने रखती है। आप कहीं फॉरेन जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं या इंडिया में कहीं भी जा रहे हैं, तो किसी को अगर हिंदी नहीं आती है या दूसरी लैंग्वेज आती है तो इंग्लिश कॉमन मानी जाती है, तो इंग्लिश हम लोग सीखते हैं। आजकल इतना ट्रेंड चल रहा है इंग्लिश का कि आजकल तो लोग ये समझ लो कि इंग्लिश सीखने के लिए पता नहीं कितने कितने पैसा खर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम स्कूल टाइम पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूल टाइम पे मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उन्होंने ग्रामर के ऊपर, या उन लोगों को सेंटेंस बनाने नहीं आते, लेकिन आज वो पैसे भर भर के सीख रहे हैं। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि रीडिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। क्यों रखती है? आप लोगों को पता, कहीं जा रहे हो, अगर आपको रीडिंग नहीं आती आप कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना।
तो ये सारी चीज़ें आती हैं कहीं ना कहीं। जैसे आपको कोई नॉवल पढ़ना है या फिर कोई सॉन्ग की लिरिक्स देखना है, पोयम हो गई या कुछ भी हो गया, कोई एक्टिविटी है, कोई स्किल है, कोई मेंटल प्रोसेस, आप कैसे पढ़ोगे जब तक आपको रीडिंग नहीं आती। और रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, कम्युनिकेशन का पार्ट इसलिए बनाया क्योंकि रीडिंग स्किल बहुत मायने रखती है। अच्छा, रीडिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वी वॉन्ट टू नो हाउ एन अप्लाइंसेज वर्क एंड हाउ टू मेक अ मॉडल एयरप्लेन। कोई भी चीज़ है, अगर कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हो। अगर हमें कोई प्रोग्राम है, कोई अनाउंसमेंट करनी है, कोई नोटिस हो गया या कोई आपको एडवर्टीजमेंट पढ़नी है, तो भी अगर आप एक बात बताओ, अगर आपको रीडिंग ही नहीं आती, आपको पढ़ना नहीं आता, अगर कहीं पे आपको जॉब भी चाहिए होगी, आपके सामने 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 न्यूज़पेपर में लिखा भी होगा ना कि यहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो भी आप नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको रीडिंग नहीं आती है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, है ना। आप पढ़ के नहीं सुना सकते। अगर आपको कहीं बोल दिया जाए, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, तो वहाँ पे तो सीधा बोल देंगे आपकी तो रीडिंग स्किल ही बहुत बेकार है, तो आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें कब से बचपन से सिखाई जा रही हैं, जो आज हम सीखते हुए, जिन्होंने सीखी है वो चीज़, वो कभी मार नहीं खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं मानती हूँ कि आप ये सब तो आराम से बना के लिख ही लोगे, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स फिर से वही कम्युनिकेशन का वो सिंपल मोड आ गया कि भाई सेंडर ने इनकोड करा है स्पीकर को, ठीक है ना, मैसेज दिया, फिर इनकोड हुआ, फिर कैसे बोला, लिख करके बोला, बता के बोला, कैसे बोला, फिर डिकोड हो जाएगा। रिसीवर अपनी लैंग्वेज में, उनकी जो अगर मीडियम सेम होगा, कोड सेम होगा, तो वो आराम से समझ जाएंगे, है ना। ये वाला एग्जाम्पल और अच्छे से मैंने आप लोगों को डिटेल में कराया था। देखो यहाँ पे लिखा भी है, राइटर है और रीडर है। किसी ने कोई चीज़ लिखी, अगर उसकी राइटिंग बेकार है तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देखते हैं, एक डॉक्टर का एग्जांपल ले लो, अब डॉक्टर की राइटिंग ऐसी होती है ना, हमारे समझ से परे होती है। क्यों? क्योंकि हमारे को दवाइयों के एक तो नाम नहीं पता होते। जिनको पता है, जो साइंस लाइन से हैं, उन लोगों को, साइंस साइड वाले बच्चों को पता है कि ठीक है, वो आगे जाके अगर उस लाइन में है, नर्स का कोर्स कर रहे हैं या डॉक्टर कर रहे हैं, उन्हें समझ आ जाती है। केमिस्ट की शॉप पर लेकर जाए, समझ आ जाती है। लेकिन हम जैसों को समझ में नहीं आती, क्योंकि तो हमें नाम का नहीं पता, हम उसको आराम से पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। तो वो तो चलो एक अलग चीज़ होगी, उसमें हमारा इतना ज़्यादा रोल नहीं होता जितना कि हमें डेली बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे गुड रीडर की क्या स्ट्रेटजी यूज़ होती है ना। तो बेसिकली एक्सपीरियंसेस विद लाइफ है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, ये सारे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं। हम इंग्लिश में क्या क्या पढ़ते आ रहे हैं आजकल। इंग्लिश आजकल देख रहे हो अभी कितना ज़्यादा कॉमन कर दिया है, 2-2 3-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा डाल दिए इंग्लिश के, ताकि हम लोगों की इंग्लिश इंप्रूव हो। इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, स्कूल में एडमिशन के लिए पेरेंट्स तक से इंग्लिश में बात की जाती है, ठीक है ना। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और अगर एक इंटरव्यू से इंटरव्यू ले जाए, वहाँ पे रीडिंग के लिए बोला जाए, तो भी कितने मायने रखती है। तो करेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है हमारे रीडिंग के, तो कहीं ना कहीं तो सबसे पहले देखते हैं करेक्टरिस्टिक क्या है रीडिंग के। तो सबसे पहले रीडिंग क्या है, पर्पसफुल है। अब ये क्यों है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको अच्छी खासी रीडिंग आती है, आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई मैगजीन पढ़नी है या कोई एडवर्टीजमेंट देखनी है, वट एवर, कोई बैनर पढ़ना है, तो ये कहीं ना कहीं आपका पर्पसफुल है, ठीक है ना। रीडिंग इज सिलेक्टिव क्यों है, अब देखो, मान लो दैट इज द टाइप ऑफ रीडिंग यू डू और द वे यू रीड अ टेक्स्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू योर पर्पस इन रीडिंग। आपका पर्पस क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हो उस चीज़ को। अगर आपको कोई टेलीफोन नंबर पढ़ना है, कोई एड्रेस पढ़ना है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ने सीखी हैं, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि ये नंबर कैसे पढ़ना है, तो आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। आजकल तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, क्योंकि आजकल हमारी पेरेंट्स ने हमारे को पढ़ाई का इतना फोकस बना रखा है। कहीं ना कहीं हमें उनका थैंक्स करना चाहिए कि आज हम, जहाँ पे हमारा बचपन में दिल नहीं करता था स्कूल जाने का, या ट्यूशन जाने का मन नहीं करता था, या रीडिंग करने का मन नहीं करता था, वहाँ आज हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो चीज़ सीखी है, हमें प्रेशर मिला। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। रीडिंग स्पीड वेरी, इसकी स्पीड भी वेरी करती है। कोई तेज़ी से पढ़ता है, आप स्कूल में देख लो, रीडिंग कितनी ज़्यादा मायने रखती है। किसी बच्चे को रैंडमली उठा देती है टीचर और बोलती है पढ़ो, कोई बच्चा तेज़ी से पढ़ लेता है, कोई धीरे से पढ़ता है, कोई अटक जाता है। क्यों अटक जाता है? क्यों? क्योंकि उसने उस टाइम पर ध्यान ही नहीं दिया, जब मात्रा सीखने का टाइम था, या सेंटेंस बोलने का टाइम था, या फिर प्रोनाउंसिएशन सीखने का टाइम था, तब उसने ध्यान नहीं दिया। रीडिंग इज साइलेंट, रीडिंग जो है वो साइलेंट भी है। अब देखते हैं आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर देखते हैं वो लोग हिंदी मीडियम में पढ़कर आए हैं, उनको आधे वर्ड्स, इतने बेसिक वर्ड जो है पढ़ने नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस स्कूल से वो पढ़े हैं, या तो वहाँ पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, या फिर उन्होंने खुद से वो चीज़ पढ़ने की कभी ट्राई नहीं करी, ठीक है। बट मोस्टली स्टूडेंट आजकल काफ़ी स्मार्ट हैं, वो चीज़ें पढ़ लेते हैं। रीडिंग इज टेक्स्ट बेस्ड है, टेक्स्ट बेस्ड भी है, एक्सपेरिमेंट प्रूव इज थ्योरी ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे आता है डिकोडिंग ऑफ इंडिविजुअल, कैसे आप डिकोड करते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कुछ भी आप फटाफट से पढ़ रहे हैं। आजकल तो मैसेज देखो कितना चुटकियों में फटाफट पढ़ लेते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप बना के लिख सकते हैं। लेवल्स क्या है, लेवल ऑफ मीनिंग क्या है, तो वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो जो जो मेन है बस मैं आपको वही वही करा रही हूँ। अच्छा, रीडिंग में प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं, तो देखो वही है, अ टीचर कैन आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट अ चाइल्ड। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है बुक के एग्जांपल दूंगी, आपको अपने एग्जांपल्स भी दे सकती हूँ। देखो ज़्यादातर क्या होता है, डिकोडिंग एरर्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि रीडिंग प्रॉब्लम्स कब आती हैं, जैसे कि हमें वो वर्ड पढ़ना नहीं आ रहा, या फिर हिंदी का कुछ पढ़ रहे हैं, या कोई हमारा मान लीजिए कोई संस्कृत है, ठीक है, या संस्कृत में बोल रहे हैं, है ना, या और भी कोई सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, हमने उस चीज़ के ऊपर हमें ओरल रीडिंग नहीं आती। अगर 1 to 1 पढ़ेंगे, एक एक इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाएगा, प्रोनाउंसिएशन हमें अच्छे से पता होगी, कैसे बोलना है, कौन सा वर्ड पे कौन सा कब स्टॉप होना है, कितना ज़्यादा उस पर फोकस करना है, कब रुकना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, और क्वेश्चन जो मेन है बस वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बस वही वही रहेंगे। वोकैबुलरी डेवलपमेंट में क्या आता है, ठीक है, तो देखो ये भी समझ लेते हैं वोकैबुलरी डेवलपमेंट में होता क्या है। देखो वोकैबुलरी डेवलपमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच पीपल एक्वायर वर्ड्स। यानी कि अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि अगर हमें कोई दीवार खड़ी करनी है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो कैसे करेंगे, ईंटों को जोड़ देंगे तो वो दीवार खड़ी हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, अगर हमें एक परफेक्ट सेंटेंस, एक अच्छा सेंटेंस बनाना होता है, उसमें अच्छे अच्छे वर्ड डालते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे का और एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे का, ठीक है। ये कोई आप लोगों का मेरा कोई मोटिव आप लोगों को मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि हाँ मैं आपको गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स को अच्छा बता रही हूँ या प्राइवेट वालों को अच्छा बता रही हूँ, बट आपको एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ, ठीक है। तो माइंड मत कीजिएगा, सिर्फ एक एग्जांपल है। जैसे क्या होता है, गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, कभी कभी उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है ना, कभी कभी प्राइवेट वालों की भी नहीं भी होती। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब आप देखते हैं कि कोई जो पर्सन ऐसा है जिसके घर में मदर टंग लैंग्वेज उसकी इंग्लिश है, ठीक है, तो आप देखते होंगे जब वो वर्ड यूज़ करता है तो वो ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करता है कि सामने वाले को जल्दी से समझ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो वर्ड उसने अच्छे अच्छे यूज़ कर रखे हैं उसमें, है ना। तो जो उसका सेंटेंस है वो बहुत एक परफेक्ट सेंटेंस सा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि जो दूसरा पर्सन है उसको इंग्लिश नॉर्मल है, वो नॉर्मल कॉमन वर्ड यूज़ कर रहा है, तो वो भी उसका सेंटेंस भी अच्छा है, मैं बुरा नहीं बोल रही, बट फ़र्क आ जाता है, ठीक है, वो वोकैबुलरी में फ़र्क आ जाता है, ठीक है ना। तो मैं ये समझाना चाह रही थी। तो इसमें आता है एक्टिव पैसिव हो गया, ठीक है, इस तरीके से कंटेंट वर्ड एंड द फंक्शन कैसे कैसे वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन है, वो उसकी मदर टंग लैंग्वेज जो है वो बेसिकली एक पर्सन है जो नेपाल से है, उसकी नेपाली बोलता है, वो बहुत अच्छी बोलता है, लेकिन अगर मुझे कोई बोल दे कि नेपाली में आप बोलो तो मेरे को तो पता ही नहीं है, ना तो मुझे कुछ समझ आएगा, ना तो मैं बोल पाऊँगी। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, अभी पीछे ड्यू वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम थे, तो मुझे स्टूडेंट्स ने बोला कि शायद किसी ने मुझे बोला था कि योगा के ऊपर वीडियो बना दिया जाए मैम। सो मुझे संस्कृत नहीं आती है, तो उसमें काफ़ी सारे जो टॉपिक्स थे वो संस्कृत से रिलेटेड थे, तो मैं नहीं बना पाई। मुझे फील भी हुआ कि अगर आज मुझे संस्कृत आती होती तो मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद कर पाती, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे संस्कृत मैंने खुद ने नहीं पढ़ी है, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो प्लीज़ आप हंसीएगा मत। तो मतलब मैं आप लोगों को मतलब अब जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोग मतलब मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझ रहे हैं, है ना। सो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो अगर कोई परफेक्शन होती है किसी के अंदर, किसी की इंग्लिश अच्छी है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी मदर टंग लैंग्वेज होगी इंग्लिश, या फिर वो उसी इन्वायरमेंट में रहा है जहाँ पे हिंदी का यूज ही नहीं होता। अब कोई है, जैसे हम लोग हिंदी कितनी अच्छी बोल लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमने बचपन से ही, जब से हम लोग मतलब पैदा होके आए हैं और घर में देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमने सीखी, आज हम इतनी बढ़िया हिंदी बोलते हैं कि मतलब हमें कोई मतलब बीच में अटका नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने वो चीज़ सीख ली है, और बिना ग्रामर के सीखी है हिंदी। कैसे? क्योंकि हमने सुन के सीख ली। आजकल देखते हैं हम इतने सारे न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, इंग्लिश आ जाए, लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश कब आती है? जब हम अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होता है, कॉलेज जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, तो वहाँ पे हमारी ऑटोमेटिकली सेंटेंस अच्छे अच्छे निकलने शुरू हो जाते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग। तो सम डिफ़िकल्टी इन लर्निंग इंग्लिश वोकैबुलरी में डिफ़िकल्टीज़ भी कुछ आती हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी इसके अंदर फेस होती हैं। ये तो मैं मान के चलती हूँ, आप बना के लिख लोगे तो इतना तो मैं मानती हूँ कि आप लोग स्मार्ट हैं, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स हैं। चेक द प्रोसेस आप छोड़ दीजिए, मेन बस कर लेना। और यहाँ पे आता है फिर से वही चेक प्रोसेस ही है, क्वेश्चंस मेन करो बस। वर्ल्ड बिल्डिंग भी मैं मान प्रोसेस है, वर्ल्ड बिल्डिंग कैसे होती है, किस तरीके से होता है, तो ये मैं मान के चलती हूँ। आप लोगों को इतने छोटे छोटे वर्ड पता होंगे, जैसे प्रीफिक्सेस है, ठीक है, लाइक आई एम, डिस, मल्टी, ये सब व्हेन एडेड टू द रूट वर्ड
मतलब एक रूट वर्ड है। ये सब चीज़ें आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आई आ रहा है तो इरेगुलर, इररिलेवेंट है। आई एम से इम्पॉसिबल है, इम्पेशेंट है, मल्टी से मल्टी, मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, मैं आपको क्या क्या एग्जांपल दूँ इसके, जैसे अलग अलग वर्ड्स हैं। फिर वो चेक प्रोसेस आ जाता है यहाँ पर। डिक्शनरी है तो आपको पता है ऑक्सफोर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या हम लोग, मैंने अभी आपको पीछे ही एग्जांपल दिया था, कुछ भी सर्च करना होता तो लेके बैठ जाते थे हम डिक्शनरी। आप देखते होंगे आपके सीनियर्स वगैरह के पास पड़ी भी होगी, पहले इतना बोलबाला नहीं था कि हाँ जी फ़ोन में ही डिक्शनरी चल रही है या फिर प्रोनाउंसिएशन के लिए हम कोई यूज़ कर रहे हैं। लास्ट है हम लोगों का मतलब द राइटिंग स्किल है, सम बेसिक गाइडलाइंस है राइटिंग स्किल्स की। अब राइटिंग की बात आ गई है। पहले हम लोगों ने देखा कि अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वोकैबुलरी जाना हमने, तो अब राइटिंग स्किल की अगर बात करें तो कैसे लिखना चाहिए, कहाँ से इंट्रोडक्शन है, इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। मैं आपको यहाँ पे राइटिंग में बताने वाली हूँ कि जैसे अगर आप लोग कुछ भी ले लीजिए, कोई पैराग्राफ है या फिर कोई इकोनॉमिक्स है, वो कुछ अपनी डिफ़ाइन लिखता है। आप इतनी सारी बुक्स पढ़ के आए हैं, क्लास 11-12 में इकोनॉमिक्स है, अपनी डिफ़ाइन दे रहा है, राइटर अपनी बात बता रहा है, अपनी खुद की लाइन्स दे रहा है ना, अपनी तरफ से वो बेस्ट लाइन देने की ट्राई कर रहा है ना, तो बुक लिख रहा है अपने वर्ड्स में। और एक इंसान बुक कब लिखता है, जब उसको अच्छी खासी नॉलेज होती है, उसने बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं, रियल लाइफ से रिलेट करता है, मतलब वो डिपेंड करता है किस टाइप का राइटर है, क्या लिखना चाहता है, पोइट क्या लिखना चाहता है ना, तो वो राइटिंग है। तो आप देखते होंगे कि आजकल हम कोई कुछ लिख देंगे तो हमारा कोई पढ़ना पसंद करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो हम अभी नॉर्मल लिख रहे हैं या फिर एक स्टूडेंट कुछ लिख रहा है तो कोई क्यों पढ़ेगा। लेकिन जब आपके कहीं ना कहीं आपकी लाइंस में दम होता है, अच्छी लाइंस आप लिखते हैं, लोगों को पसंद आती है तो आपकी बुक्स तक खरीदते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग स्किल अगर अच्छी है तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते हैं। आप सबसे पहले राइटिंग के लिए गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करनी पड़ती है तो ही तो आप लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया कि कोई एक पर्सन है वो बुक लिख रहा है, फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर बुक लिख रहा है, तो वो ऐसे थोड़ी ना लिख लेगा, पहले उसको ज्ञान होना चाहिए उस चीज़ का, चीज़ें इकट्ठी करेगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक, ये हाईलाइटर्स होने हैं, नोट्स कैसे बनाना है, समरी कैसे देनी है, क्या चीज़ें एक्चुअल में हो रही हैं, प्लानिंग सेशन क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, डायग्राम यूज़ करने हैं तो कितने करने हैं, कहाँ पे करना है ताकि बच्चे को समझ में आए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो राइटिंग स्किल मैटर करती है। हर एक राइटर अलग लिखता है। आपने कभी देखा है कि एक सारे राइटर की एक ही बात होती है? अगर ऐसा होता तो हर कोई इतने महंगी बुक्स खरीद के क्यों पढ़ता, नॉवेल्स क्यों पढ़ता। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर उनकी लाइंस में बात होती है, वो रियल लाइफ से उसको रिलेट करते हैं या कुछ अपना ही कुछ लिखते हैं। बिगनिंग टू राइट किस तरीके से लिखना चाहिए, क्या क्या हम लिखते हैं, जैसे आप पैराग्राफ ही है, आप देखते हैं बचपन से आपको लिखना सिखा दिया जाता है, राइटिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव कर जाते हैं। क्यों कि आप लिख रहे हो, लिखने में भी तो पता चले ना आपकी, आप कितनी सारी, अब आपको कुछ लिखना है, जैसे आप अपने एग्ज़ाम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप पेपर देने जा रहे हैं, आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, आप बुक से पढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में डाल रहे हो, अभी इकट्ठी कर रहे हो, फिर आप जाके वहाँ पे जाके पूरा मैटर लिख कर आओगे। ठीक है, तो ये राइटिंग स्किल है। कोई ऐसे लिख रहे हैं या कोई पैराग्राफ लिख रहे हो आप, ठीक है, तो पैराग्राफ में भी क्या है, टॉपिक का सेंटेंस क्या है, आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना है, मिडिल में क्या लिखना है, बिगनिंग कैसे होने वाली है, क्या एग्जांपल डालना है। आप बहुत सारे बच्चों को देखना दिक्कत आएगी, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट जो स्टूडेंट्स अभी बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, वो सिर्फ मतलब स्कूल के बाद से उन्होंने अभी तक कुछ भी अपने हाथ से नहीं लिख के देखा, बस वीडियो पे वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने हाथ से कुछ नहीं, तो वहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि यार अब 2 लाइन लिख ली, 4 लाइन लिख ली, अब आगे मैं क्या लिखूँ, मुझे तो मैटर पूरा करना है, वहाँ पे मैटर ज़्यादा लिखना होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि वीडियोस के साथ साथ आपकी सेल्फ प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं कि अगर आपने पहले से मैटर इकट्ठा कर रखा है। मैं आप लोगों को, आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लो, जिसमें मैंने बताया था पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप बीच में अटक जाओगे तो क्या लिखना है, कैसी लाइन लिखनी है, कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलवाती हैं और आपके टाइम को सेव कराती हैं, और कहीं ना कहीं एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ना। अच्छा, टॉपिक का सेंटेंस क्या है, वो तो आप लोगों को जो भी, जैसे पहले हम लोग देखते थे कि ये 6th-7th में आता था, होली के ऊपर लिखो, दिवाली पे हम लोग पढ़ के जाते थे, इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में रहती थी, इकट्ठी करते थे हम, इधर उधर से लिखते थे। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन क्या होता है, कोटेशन क्या है, क्वेश्चन क्या है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें होती थी। ऑर्गेनाइजिंग योर राइटिंग, ठीक है, तो जब भी हम कुछ लिखते हैं, व्हाइल वी आर डिस्कसिंग दैम एज सेपरेट टाइप ऑफ डिस्कोर्स इन अ सिंगल पीस ऑफ राइटिंग, यू आर लाइकली टू यूज़ मोर देन वन टाइप, ठीक है, अलग अलग टाइप की, जैसे नरेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो मैं मान के चलती हूँ, ये सब तो बहुत कॉमन सी हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा।
मेमोरीज़ क्या है, कोई कोई तो डायरी लिखना शुरू कर देते हैं, वो राइटिंग्स के लिए तो है, आपको लिखना आता है, आपकी वोकेबलरी अच्छी है, आपको अच्छे सेंटेंस बनाने आते हैं, आप लिख लेते हैं, कन्वर्सेशन भी करते हैं, पीछे हम लोगों ने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव डिस्क्लोजर क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे बीच में डाल रखे हैं, ठीक है। तो ये तो फिर से वही चेक प्रोसेस आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको छोड़ दीजिए। राइटिंग प्रोसेस कैसे, राइटिंग का फर्स्ट ड्राफ्ट, अगर आपको कोई ड्राफ्ट लिखना है, मैंने कहा ना कि ये बिल्कुल बेसिक है, जो आपने बहुत पहले से, आप ड्राफ्ट क्या है, नोटिस क्या है, लेटर क्या है, सारी की सारी चीज़ें आप लोग लिख के आ चुके हैं, पढ़ के आ चुके हैं, क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तभी मैंने आपको बोला बहुत ईजी टॉपिक है। Editing, a careful reading of the draft to ensure that anything is the way you want it is to be and there are no mistake that you may later regret, ताकि आप जो कुछ लिख रहे हैं तो आप ये नहीं है कुछ भी लिख दिया बाद में आपको रिग्रेट हो रहा हो उस चीज़ के लिए। लुकिंग एट पैराग्राफ में क्या होगा, कैसे सेंटेंस होंगे, किससे रिलेट करेंगे, मेन आइडिया क्या होगा, वोकेबलरी क्या है, गुड आइडिया है, फोकस एट दिस स्टेज ऑन द वर्ड्स दैट यू यूज़, जो भी आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, है ना। सो यही सब कुछ है, बाकी तो ये रेफरेंस है, रेफरेंस तो मतलब बुक के लिए है। लास्ट है हमारा यूनिट नंबर 4, उसके बाद समाप्ति होगी, पूरी ख़त्म होगी ये जो आपकी पूरी बुक है। सो द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर, देखो ये भी कितना इजी टॉपिक है, फॉर्मल लेटर्स है। फॉर्मल लेटर की क्या लैंग्वेज होती है आपको ये तो पता ही है। अगर आपको किसी को लेटर लिखना है, किसी रिस्पेक्टफुल पर्सन को, प्रिंसिपल को लिखते हैं आप लोग, या अगर आपको कोई बैंक मैनेजर को लिखना है, या आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए या फिर डिडक्ट हो गए, वट कुछ भी है, फॉर्मल टाइप किस तरीके से होता है, देखो बेस्ट ये स्क्रीनशॉट मार लो, फटाफट से ले लो, आपका काम हो जाएगा। इनफॉर्मल में क्या क्या आप यूज़ करते हो वर्ड्स, हाय, पुटिंग मी अप, व्हेन आई वाज इन, सॉरी, वर्कमेट, गॉन, ये सब यूज़ करते हैं। लेकिन फॉर्मल में ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते हो आप लोग, क्योंकि आपने से रिस्पेक्टफुल पर्सन को लिखते हो आप, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, दिल्ली जल बोर्ड हो गया, प्रिंसिपल हो गया, मार्केटिंग मैनेजर, मतलब किसी फॉर्मल पर्सन को लिख रहे हैं तो डियर यूज़ कर रहे हैं आप। ऑन माई रिटर्न, प्रोसीड हो गया, इमिजिएटली हो गया, कन्वे, ग्रैटिट्यूड, ये सब अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करते हैं, एक फॉर्मल जो लुक देता है। लेकिन इनफॉर्मल में आप कुछ भी लिख डालते हैं, हाय हेलो, मतलब ऐसे बिल्कुल जैसे हम बात करते हैं ना, बिल्कुल फ्रेंड से, रिलेटिव से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये सब बताओ, ये सब तो बताने की बात ही नहीं है ना, क्योंकि आप ये सब पढ़ के आ ही चुके हो। सो मैं इसीलिए आप लोगों को कह रही थी यूनिट बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो वही है, लेटर्स हैं, लेटर कैसे होते हैं, फॉर्मल लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इनफॉर्मल कैसे होते हैं, हाय मतलब डियर, अगर आप किसी रिस्पेक्टफुल पर्सन को लिख रहे हैं, ये तो आप मतलब जैसे आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते थे, कितना मतलब आपको पता है ना, मतलब ये थोड़ी ना प्रिंसिपल को लिखते थे, हाय मैडम जी कैसे हैं आप, कल आपने खाने में क्या खाया, मैं आपको बर्थडे पे इनवाइट, ऐसा थोड़ी ना लिखोगे, है ना। तो एक पर्सनल एंड फ्रेंडली स्टाइल एक अलग होता है। जैसे यहाँ पे ICICI बैंक का दे रखा है, डियर कस्टमर एट ICICI बैंक वी हैव ऑलवेज अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ योर टाइम, मतलब अगर कोई रिस्पॉन्स आ रहा है तो कैसे आ रहा है, बिल्कुल एक सिग्निफिकेंट मैनर में आता है, ब्रांच मैनेजर से आया है, जनरल मैनेजर से आ रहा है ना, या आप कुछ लिख रहे हैं तो लिखते हैं टू द जनरल मैनेजर, जिसको भी आप लिख रहे हैं मतलब वो वहाँ पे लिखते हैं, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, दिल्ली जल बोर्ड है तो दिल्ली जल बोर्ड, मतलब प्रॉपर एक मैनर में हर एक चीज़ लिखते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं। और इनडायरेक्ट स्टाइल कुछ अलग ही होते हैं, है ना, उनका तौर तरीका थोड़ा सा अलग ही रहता है, ठीक है। तो ये सब थे बेसिक चीज़ें थी, और वो मैंने बता दिया, जो भी इसमें मिस्टेक नहीं करनी होती वो भी आपको डिस्कस कर ली मैंने। और क्या रह गया आप लोगों के लिए, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सब करा दिया है। सो मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को जो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है सब करा दिया है, समरी की फॉर्म में सब कुछ करा दिया, बना के आराम से लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी डाल देना, रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए थे आप लोगों को। ज़्यादा लाइन टू लाइन नहीं करा पाई मैं, उसके लिए मैं सॉरी मांगना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे पता है कि इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आप लोगों के ऊपर। ऑलरेडी आप लोगों के पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपकी चीज़ें समझ रही हूँ कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है इस टाइम पर। जो स्टूडेंट जॉब कर रहे होंगे उनके लिए कितनी प्रॉब्लम भरी बात होती है कि मतलब एग्ज़ाम भी देना और इतने सारे सब्जेक्ट के लिए पढ़ना, फिर जॉब भी करना, या फिर और भी कोई स्टडी कर रहे हैं, CSE है, जो भी कर रहे हैं, तो होता है, क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन है, डिग्री तो लेनी है। सो उसको नज़र में रखते हुए मैंने समरी बनाना इंपॉर्टेंट समझा। सो अगली बार से आप लोगों के जो सेमेस्टर 2 होगा या जो भी आगे जो भी सब्जेक्ट होंगे वो आप मेंशन कर दीजिएगा, वो आपको टाइमली वीडियोस की मिलेगी और डिटेल के साथ, डिटेल में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। सो ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।